एज वी ऑल नो, सर ने हमें ब्रीफ किया कि आज का हमारा जो एजेंडा है वेबिनार का हमारे, और जो हमारे एक टॉपिक है इसमें हम कुछ चीज़ें जैसे कवर कर रहे हैं आज, और कोशिश करें कि उन चीज़ों को फैसिलिटेट करें बिजी के साथ, जो आज की सिचुएशन के अंदर शायद बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन के लिए यूजफुल हैं, या उनकी एक ज़रूरत बन गया है। हमें पता है कि मार्केट की सिचुएशन अभी क्या चल रही हैं, और बिजनेस को वापस रीस्टोर करने के लिए बिजी के कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं, या क्या क्या फीचर्स ऐसे हो सकते हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं चीज़ों को एनालाइज करने में, रिपोर्ट्स को एनालाइज करने में, हमारे बिजनेस के वेरिएंस जानने में। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट एक हमारा टॉपिक है सर, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स। व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स, कि एक प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स क्या रहती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, हमारी बुक्स के अंदर, और वो हमारे बिजनेस में हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, या कितनी इंपॉर्टेंस होती है एक बिजनेस को रनिंग करने में कंटिन्यूसली इफेक्टिवली। तो एक प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा टूल है जिससे आप ये एनालाइज कर सकते हैं, एक बिजनेसमैन ये एनालाइज कर सकता है कि उनका जो बिजनेस है वो किस सिचुएशन में रन हो रहा है, या किस स्थिति में वो चल रहा है, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ क्या चल रही है। तो इसी के साथ एक हम एक पीपीटी और एक स्लाइड के थ्रू हम चलेंगे और देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें जानने में मिलती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, नो हाउ वेल योर बिजनेस इज डूइंग, कि आपका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है। Profitability and variance analysis report helps to track how a business is performing in comparison to earlier periods. That means आपका जो profitability reports जो busy आपको provide करता है, जो variance analysis busy reports provide करता है सॉफ्टवेयर, उसके बेसिस पर आप कंपेयर कर सकते हैं अपने करंट सिचुएशंस को, अपने करंट बिजनेस सिनेरियोज को अपने प्रीवियस बिजनेस पीरियड्स के साथ, और ये एनालाइज कर सकते हैं कि हम कहाँ पर अपने बिजनेस में लैग कर रहे हैं, या अभी की सिचुएशंस में हमें क्या डिसीजंस लेने चाहिए ऐसे जिनको देखते हुए हमारा बिजनेस जो है वो एक स्टेबल हो जाए, एक रीस्टोर लेवल परफॉर्मिंग में आ जाए, रीस्टोर सिचुएशन में आ जाए। तो कंपैरिजन करने के लिए बहुत ही एक अच्छा टूल रहता है प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, जो आपके करंट बिजनेस फाइनेंशियल्स को कंपेयर करने का मौका देता है, कंपेयर करने का चांस देता है आपके प्रीवियस बिजनेस रिपोर्ट्स के बेसिस पर। आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर डीपर एनालिसिस, दैट मीन्स कि आपके वो एरियाज, आपके बिजनेस में वो एरियाज जो कि बहुत डीप एनालिसिस के लिए जरूरी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके बिजनेस में, उन रिपोर्ट, उन एरियाज को एक्सप्लोर करने में प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स हमें हेल्प करती है। स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड मिनिमाइजिंग बिजनेस रनिंग कॉस्ट, एंड अल्टीमेटली इसका इफेक्ट हमारे पास क्या आता है, हमारे बिजनेस में इसका क्या इफेक्ट निकल के आता है, कि हमारा जो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, एक तो वो हमारा इम्प्रूव होता है, एक्सप्लोर एक्सपेंशन में जाता है स्कोप हमारा इम्प्रूवमेंट का बिजनेस का, और जो हमारी डे टू डे रनिंग कॉस्ट है हमारे बिजनेस की, उनको मिनिमाइज करने में हमें बहुत हद तक हेल्प करता है, बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहता है प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट। लोअर कॉस्ट एक बहुत ही अच्छा थॉट है, कहा गया है कि लोअर कॉस्ट इम्प्रूव लॉन्ग टर्म बिजनेस हेल्थ, कि जो आपके बिजनेस की सबसे कम कॉस्ट होती हैं या रहती हैं, वो आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म में इम्प्रूव करने में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहता है। हायर रिटर्न्स, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स का अल्टीमेट रिजल्ट लोअर कॉस्ट, आपकी लॉन्ग टर्म बिजनेस हेल्थ को इम्प्रूव करना, हायर रिटर्न्स, जो भी आपके वर्किंग कैपिटल पे रिटर्न्स हैं वो आपको उनको इंक्रीज करने में, उनको हायर करने में हेल्प करता है। एंड अ बिजनेस दैट इज अट्रैक्टिव फॉर लैंडर्स एंड अदर इन्वेस्टर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर इज दैट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली चीज, कि हमारा जो बिजनेस है वो ना सिर्फ हमारी ही कैपिटल से रनिंग होता है, उसमें बहुत सारे जो लैंडर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका भी इन्वेस्टमेंट रहता है, और नए जो इन्वेस्टर्स मार्केट में होते हैं, जो लैंडर्स होते हैं, जो हमारे बिजनेस की वर्किंग कैपिटल्स होगी, हमारे बिजनेस की लोन रिक्वायरमेंट्स होगी, उनको फुलफिल करने में हमारी जो हेल्प करते हैं, उन लोगों को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट एक बिजनेस की अट्रैक्ट करती है। कि अगर हमें ये सोचना है, हम ये डिसाइड करते हैं कि आज हमें किसी कंपनी के स्टेक में इन्वेस्ट करना है, स्टेक होल्ड इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहला हमारा क्या पॉइंट होता है, क्या एक नजरिया होता है देखने का, एनालाइज करने का एक कंपनी को, कि एक बहुत ही सिंपल वे होता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ क्या रही है प्रीवियस ईयर्स में। तो हम वो सर्च करते हैं और उसको एनालाइज करके उसके बेसिस पे ही हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इज द की इंटीग्रेंट फॉर ऑल ऑफ दीज, कि इन सभी चीजों में जो एक की पॉइंट बनता है, एक जो मेन
बनता है वो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है। तो ये हमारे ओवरऑल बिजनेस के लिए एक इम्पोर्टेंस है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस की। अब कंसर्न है कि बिजी सॉफ्टवेयर हमारी हेल्प कैसे करता है प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट को एनालाइज करने में, कंपेयर करने में, या वो हमें कौन कौन से मोड्स देता है, कौन कौन से टूल्स ऐसे प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे हम एफिशिएंटली किसी एक प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट को कंपेयर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं बिजी में बिल वाइज, कि हम बिजी में फीचर्स यूज करते हैं बिल वाइज, और उसके बेसिस पे हम ये एनालाइज करते हैं, ये कंपेयर करते हैं कि एक टाइम पीरियड के अंदर एक पर्टिकुलर बिल पे, एक टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर बिल पे प्रॉफिटेबिलिटी आपकी क्या चल रही है, या क्या ग्रॉस प्रॉफिट आपका रिटर्न निकल करके आ रहा है एक बिल के लेवल पे। कि हमें आपसे जस्ट एक क्वेश्चन किया जाए कि आपकी परचेज कॉस्ट एक्स है एंड आपकी सेल कॉस्ट वाई है, नाउ व्हाट इज द योर ग्रॉस प्रॉफिट, कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा, इंडिविजुअली एक बिल के ऊपर निकालना है। तो इतने डीपर लेवल तक हमें बिजी टूल प्रोवाइड करता है बिल वाइज रिपोर्ट को कंपेयर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, बिल वाइज कंपेरेबिलिटी। नेक्स्ट आता है पार्टी वाइज। सर, एज आई सेड कि प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इस बात का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि पार्टी वाइज जो एक फीचर है वो इसमें एक बहुत ही की रोल प्ले करता है प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स में। पार्टी वाइज बेसिकली हम किसी पार्टी के साथ में लास्ट एक टाइम पीरियड से बिजनेस कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, उनके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और एट द टाइम ऑफ कंपैरिजन एनालाइजिंग के टाइम पे हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा ऑप्शन मिल जाए हमें, ऐसा टूल मिल जाए जिसके बेसिस पे हम ये एनालाइज कर सकें कि कौन सी हमारी पार्टीज हैं, कौन से हमारे वेंडर्स हैं, या कौन से हमारे कस्टमर्स हैं जिनके साथ हमें डीलिंग करने में, हमें बिजनेस को रन करने में, ट्रांजेक्शन करने में वो पार्टियां हमारे लिए बेनिफिशियल हो रही हैं, या सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम उनके साथ काम कर रहे हैं, और अदरवाइज कहीं हम लॉस में तो काम नहीं कर रहे हैं उन पर्टिकुलर पार्टीज के साथ, कि हमने उनके प्राइसेस जो सेल के हैं वो बहुत डाउन या कम रखे हुए हैं कंपेयर टू अदर पार्टीज या मार्केट। तो उसके बेसिस पे हम ये जज कर पाते हैं कि एक पार्टी वाइज हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या चल रही है। कि जैसे लेट सपोज कि हमने कहा कि एक हमारा रिटेलर सेगमेंट है और एक हमारा होलसेलर सेगमेंट है, और आपने उसमें कहा कि एक होलसेलर का एक प्रॉफिट मार्जिन अलग है और रिटेलर सेगमेंट का प्रॉफिट मार्जिन अलग है। तो उनको हम कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे जज करेंगे? तो बिजी में जो प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट है उसमें पार्टी वाइज टूल हमारी बहुत हेल्प करता है इंडिविजुअल पार्टी लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट है एमसी वाइज। एमसी वाइज जो हम एज अ सॉफ्टवेयर टर्म में अगर बात करते हैं, तो एमसी वाइज इज इम्प्लाइज टू योर गोडाउन्स, कि आपके जो गोडाउन्स है, आपकी जो लोकेशंस है, एक लोकेशन वाइज कि आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, और आप लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप एक शोरूम रन कर रहे हैं और आपके 4 अलग अलग शोरूम्स हैं, और उनकी सबकी अकाउंटिंग आप एक बैकएंड पे एक लोकेशन पर कर रहे हैं। एंड नाउ अब आपको चाहिए कि उन चारों गोडाउन्स की, यानी कि उन चारों लोकेशंस की आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है कि किस लोकेशन से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी का रेशो क्या निकल के आ रहा है, कहाँ से कितना ग्रॉस प्रॉफिट मुझे अर्न हो रहा है। क्योंकि एज आई सेड कि जैसे मैंने कहा कि शोरूम हमारे पास 4 हैं सर, और हम चारों शोरूम से पैरेलली सेल्स कर रहे हैं डेली बेसिस पर। तो अभी मुझे ये जानना है कि किस शोरूम के एक्सपेंसेस होने के बाद उनका क्या प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो वो भी हम इसे एनालाइज कर सकते हैं लोकेशन वाइज प्रॉफिट, सो दैट कि हम अपने जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला जो पॉइंट है, हमारा स्ट्रॉन्ग वाली जो लोकेशन है, उसको इस पैंडेमिक में यूटिलाइज कर सके यूएसपी की तरह हमारी, हम उसको और ग्रो करा सके। और जो हमारे वीक लोकेशंस हैं जहाँ पे सेल्स नहीं निकल रही है या प्रॉफिटेबिलिटी उतनी कहीं ना कहीं निकल के नहीं आ पा रही है, तो हम उन पे वर्कआउट कर सकें, आइडेंटिफाई कर सके कि कहाँ पे कौन सा सेक्टर ऐसा है, कौन सी लोकेशन ऐसी है जहाँ पे हमारी सेल्स इंप्रूव नहीं हो रही है, जहाँ पे हमारा प्रॉफिट इंप्रूव नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वन है सेल्समैन वाइज। रिटेल सेगमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट और की रोल प्ले करता है सेल्समैन फीचर, कि हर एक रिटेल सेगमेंट में एक सेल्समैन, ब्रोकरेज और एक ब्रोकर और एक एजेंट कुछ रहते हैं जो हमारी डील्स को फिक्स करते हैं। तो इसमें बेसिकली सबसे जो रोल प्ले करता है वो हमारा सेल्समैन में, कि अब आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं और उसके अंदर आपको ये देखना है कि आपके कौन से एग्जीक्यूटिव के बेसिस पर, किस एग्जीक्यूटिव से आपको प्रॉफिट अर्निंग का जो रेशो है वो ज़्यादा है, या कौन सा ऐसा एजेंट है जिसके साथ हमें डील करने में, जिसके साथ हमें काम करने में प्रॉफिट अर्निंग हमारी ज़्यादा आ रही है। एनालाइज कर पाएंगे हम सेल्समैन वाइज।
कि हमारे जितने भी एजेंट्स हैं हम उनको एक एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा एजेंट बेटर परफॉर्म कर रहा है, ताकि हम उसको अप्रिशिएट कर सकें, या कौन से ऐसे ब्रोकर्स हैं हमारे जिनके साथ काम करने में हमें कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है या उतना प्रॉफिट नहीं निकल के आ रहा है जो डिजायरेबल है। तो ये एनालिसिस कैसे मिल पाएगा? ये एनालिसिस देने के लिए ही सर बिजी हेल्प करता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स में सेल्समैन वाइज। नेक्स्ट इसी प्रकार से फिर आता है हमारे पास आइटम वाइज ऑप्शन। जैसे अभी हमने एक डिस्कस किया पार्टी वाइज कि एक इंडिविजुअल पार्टी के साथ डीलिंग करने में अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट एनालाइज करना है, एक प्रॉफिट एनालाइज करना है, तो उसके लिए हमारे पास टूल है पार्टी वाइज। ठीक इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है या किसी नए प्रोडक्ट में हमने डील करनी स्टार्ट करी है और हम अब ये देखना चाहते हैं कि मार्केट में उसका क्या रिस्पॉन्स है, तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आप इस रिपोर्ट के बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर आइटम से, उस स्पेसिफिक आइटम से, प्रोडक्ट से आपको क्या अर्निंग्स हो रही हैं और क्या प्रॉफिट्स वो हमें अर्न करके दे रहा है हमारे बिजनेस में। तो आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं बिजी में। नेक्स्ट फिर आता है हमारे पास बैच वाइज। हम सभी जहाँ तक है कि हम बिजी यूज करते हैं या हमें बिजी यूज होते हुए देखा है कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर, और एज अ सॉफ्टवेयर हमारे पास एक फैसिलिटी रहती है बैच वाइज की, जिसके अंदर हम ये कंसीडर करते हैं, जिसके अंदर हम ये कैप्चर करते हैं जो हमारा फार्मेसी सेगमेंट है, मेडिकल सेगमेंट है, जहाँ पे हमारी मेडिसिन रहती हैं, मैन्युफैक्चर, उनके अंदर सबसे जो की रोल प्ले करता है वो एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट प्ले करता है, जिसके लिए ही एक फीचर बिजी में ऑलरेडी दिया हुआ है, बैच वाइज फीचर। ये मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है, जहाँ पे आप कहते हैं कि लॉट्स के अंदर आपका नंबर ऑफ लॉट्स में आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो अब एक मैन्युफैक्चरर को चाहिए कि एक स्पेसिफिक लॉट उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, आप कह लीजिए लॉट नंबर या बैच वाइज बैच नंबर आप कह सकते हैं, एक बैच नंबर उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, तो उसकी स्टार्टिंग टू एंड क्या कॉस्टिंग रही और उस स्पेसिफिक बैच पर उनकी क्या ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आई है। ये एज वेल एज ट्रेडिंग में भी हो सकता है कि हमने मेडिकल का मेडिसिन खरीदी, परचेज करी है, उनका स्पेसिफिक एक बैच नंबर है, पूरा एक लॉट परचेज किया हमने सेल करने के लिए आगे, और जब हमने परचेज किया और उसके बाद हमने उस सेम बैच को आगे सेल आउट किया, तो सेल और परचेज के बीच में हमारा स्पेसिफिक एक बैच नंबर पे क्या प्रॉफिट अर्न होकर के आया, ये रिपोर्ट हमें वो एनालाइज करने में हेल्प करती है बैच वाइज। नेक्स्ट आता है हमारा सर पैरामीटर वाइज फीचर। पैरामीटर एनालाइज करने के लिए बेसिकली थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ करता हूँ यहाँ पर कि पैरामीटर क्या रहता है सॉफ्टवेयर के अंदर। गारमेंट सेगमेंट हम सभी को पता है, टेक्सटाइल सेगमेंट हम सभी को पता है, बिजनेसेस होते हैं हमारे टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स के, या फुटवेयर इंडस्ट्री भी आप कह सकते हैं इसके अंदर, जहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपको मेंटेन करने होते हैं, लाइक साइज, कलर एंड ब्रांड्स आपके प्रोडक्ट्स के। तो उन्हीं को कैटर करने के लिए बिजी में एक फीचर ऑलरेडी गिवन है, पैरामीटर फीचर। और अब आपको ये देखना है कि स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर ब्रांड से, एक पर्टिकुलर पैरामीटर से आपकी अर्निंग्स क्या हैं, आपके प्रॉफिट्स क्या हैं, या लास्ट पीरियड में क्या इस ब्रांड के साथ मेरी ग्रॉस अर्निंग्स रही हैं, और अभी की सिचुएशंस में मेरी क्या इसके साथ रेशियोज चल रही हैं ग्रॉस प्रॉफिट की। ये आप ब्रांड वाइज कर सकते हैं, कलर वाइज कंपेयर कर सकते हैं, जो भी आपने इन पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं या इम्प्लीमेंट किए हुए हैं अपने सॉफ्टवेयर में, उन पैरामीटर के बेसिस पर आप प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज और कंपेयर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइटम सीरियल नंबर वाइज। इसी के साथ एक कुछ और सेगमेंट्स होते हैं जो बिजी कवर करता है फार्मेसी, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल के साथ। अब आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक का सेगमेंट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, या मोबाइल रिटेल इंडस्ट्री, मोबाइल होलसेल इंडस्ट्री, जहाँ पे आपको चाहिए होता है स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आप उस नंबर के बेसिस पर, उस आइडेंटिफिकेशन नंबर के बेसिस पर उसकी गारंटी एंड वारंटी ट्रैक करते हैं। और अब आपको ये देखना है कि एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर पे, एक पर्टिकुलर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर पर आपकी अर्निंग क्या रही, कि जब आपने वो परचेज किया था और जब आपने वो सेल किया, उस टाइम पीरियड के उन दोनों के अमाउंट के बीच में क्या आपकी अर्निंग्स रही। तो सीरियल नंबर वाइज भी आप उसको प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल हैं जो अभी की सिचुएशंस में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो बिजनेस है, हमारी जो पार्टीज हैं, उनको, उनके बारे में एनालाइज करने में, उनसे क्या हमें अर्निंग हो रही है, उनके साथ हमारे बिजनेस की क्या सिचुएशंस चल रही हैं अभी, वो कंपेयर करने में, वो एनालाइज करने में, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी टूल है ये बहुत हमारी हेल्प करता है। इसके बेसिस पे हम अपने फ्यूचर्स के डिसीजंस ले सकते हैं कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट्स रेशियोज क्या रखने हैं अपने बिजनेस को स्टेबल रखने के लिए। और
और ये हमारे पास जो बिजी में फीचर्स आते हैं, ये सभी फीचर्स प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स के अगर हम बिजी में देखना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, सर उम्मीद करूंगा कि बिल्कुल आप करेंगे, क्योंकि ये जो सिचुएशन चल रही है बहुत ही क्रिटिकल है। और फिर बिजनेस को लेकर के जो डिसीजंस लेने हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हो गए हैं। तो डेफिनेटली ये सारे फीचर्स, ये सारे टूल्स आपकी हेल्प करेंगे। अब आपको इनको अगर रेफर करना है कि बिजी में आपको ये कहाँ मिलेंगे या बिजी में आपको ये कहाँ सर्च करने हैं, हम सभी जो भी हम बिजी यूज करते हैं और जो नहीं भी करते हैं उनको मैं बता देता हूँ। बिजी में सभी प्रकार की जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, चाहे वो टैक्सेशन हो, स्टैचुरी हो, या आपके अकाउंट्स हो या इन्वेंट्री हो, विद इन अ सिंगल मेन्यू, की एक ही मेन्यू के अंदर वो रिपोर्ट्स अवेलेबल होती है। दैट इज कॉल्ड डिस्प्ले मेन्यू। कि जब आप सॉफ्टवेयर में कंपनी ओपन करते हैं तो डिस्प्ले मेन्यू में एक रिपोर्ट्स के में जाएंगे आप, वहां पर एक ऑप्शन है हमारे पास MIS रिपोर्ट्स। सर ऑप्शन से ही हमें क्लियर हो जाता है MIS रिपोर्ट्स मतलब वो सभी रिपोर्ट्स जो एक बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उस MIS रिपोर्ट्स के ऑप्शंस में जब आप जाएंगे तब वहां पर आपको ये ऑप्शंस और ये टूल अवेलेबल मिल जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स। तो वहां से आप इनको रेफर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और इसके बारे में कोई भी क्वेरीज रहती है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसमें बिल वाइज, पार्टी वाइज, जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स पर, ये सभी ऑप्शंस आपको वहां पर मिल जाएंगे। और आप अपने अकॉर्डिंगली कि आपको बिल वाइज कंपेयर करना है, आइटम वाइज एनालाइज करना है, पार्टी को एनालाइज करना है कि पार्टी का क्या स्टेटस है, कितनी बेनिफिशियल है, वो वहां जाकर के MIS रिपोर्ट्स में आप एनालाइज या कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं अब आगे आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम, स्टॉक एजिंग एनालिसिस। सर टॉपिक है हमारा स्टॉक एजिंग एनालिसिस। एक सर कंसर्न होता है हम सभी बिजनेसमैन लोगों का, हम सभी ऑनर्स का, बिजनेस ऑनर्स का, कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो कहाँ पर ब्लॉक होती है, या वो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कहाँ पर होती है वर्किंग कैपिटल एक बिजनेस की। तो जो सबसे मेजर पार्ट अगर आप एनालाइज करेंगे एक बिजनेस की साइकिल को, तो सबसे जो मेजर पार्ट है वो आपका जो इन्वेस्ट होता है आपकी वर्किंग कैपिटल का, वो जाता है सर आपके स्टॉक के अंदर। जो भी आपका स्टॉक रॉ मटेरियल्स है, फिनिश प्रोडक्ट है, इवन टू इवन जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ये सभी स्टॉक्स की जो कैटेगरीज हैं, इन सभी में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा लेवल का होता है कंपेयर टू अदर थिंग्स। व्हाई यूज स्टॉक एजिंग एनालिसिस, आपको यूज क्यों करना है स्टॉक एजिंग एनालिसिस? तो सबसे पहले तो हम समझते हैं स्टॉक एजिंग, एजिंग का मतलब क्या है। स्टॉक एनालिसिस तो क्लियर है कि सर हमें पता है कि हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना था, और ड्यूरिंग द एक टाइम पीरियड हमने कितना उसमें ऐड किया, परचेज किया, और साथ में हमने उसमें से सेल करके लेस किया, और लास्ट में हमारे पास क्लोजिंग कितना बैलेंस बच गया विथ क्वांटिटी एंड अमाउंट। तो वो तो हो गया सिंपल स्टॉक एनालिसिस। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टॉक एजिंग एनालिसिस की, एजिंग का मतलब होता है आप ये जज करना चाह रहे हैं, ये एनालाइज करना चाह रहे हैं कि आपने जो भी स्टॉक्स अपने स्टॉक में स्टॉक किए हुए हैं, जो वर्क इन प्रोग्रेस साइकिल में चल रहा है, या जो भी फिनिश प्रोडक्ट आपका डेवलप होकर के आपके स्टोर में है, वो कितना पुराना हो गया है, कितना ओल्ड हो गया है, या उसको कितना टाइम हो गया है आपके स्टॉक में स्टोर हुए। तो ये एजिंग करना एक बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब वही हम समझते हैं इस PPT की हेल्प से कि ऐसा क्या रीजन है कि हमें वो करना बहुत जरूरी है। Stock aging analysis, having the right tools to scale and monitor aging inventory, means you can respond to slower sales before it becomes a real problem। मतलब एज स्टॉक एजिंग एनालिसिस एक बिल्कुल सही टूल है आपकी इन्वेंट्री को स्केल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, उसकी एजिंग को मॉनिटर करने के लिए कि वो कितना ओल्ड हो गया है, कितना पुराना हो गया है, कितने समय से स्टोर है हमारे पास, कब मैन्युफैक्चर हुआ था, या कब हमने उसका रॉ मटेरियल परचेज किया था। उसके बेसिस पर आप ये चीज तय कर सकते हैं कि इसको हमें कितना जल्दी, कितना फास्टली आगे सेल में निकालना है, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हम इनको इजीली और फास्टली सेल्स कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कि जैसे हमने बात करी कि सबसे ज्यादा वर्किंग कैपिटल जो हमारी ब्लॉक होती है, जो इन्वेस्ट होती है, वो स्टॉक के अंदर होती है। साथ ही साथ जैसे हम अभी बात कर रहे थे अपने लास्ट टॉपिक पर, बिजनेस रनिंग कॉस्ट की, तो स्टॉक को मेंटेन करना भी सबसे बड़ी कॉस्ट में से एक कॉस्ट होती है, बिजनेस रनिंग कॉस्ट की। स्टॉक को मेंटेन करना, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें होती हैं, गोडाउन का रेंट हो गया, आपका स्टोर कीपर हो गया, आपका एनालाइजिंग मैनेजर हो गया, स्टोर को डिस्पैच में आपका स्टाफ हो गया,
बहुत सारे ऐसे की फैक्टर्स होते हैं जो आपके स्टॉक की कॉस्टिंग को डे बाय डे इंक्रीज करते जाते हैं। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम ये चीज समझते हैं और ये चीज समझ सकते भी हैं कि जितना पुराना हमारा स्टॉक होता जाएगा वो हमारे लिए एक अल्टीमेटली एक प्रॉब्लम बनता जाएगा, उसको मार्केट में निकालना थोड़ा सा टफ होता जाएगा और उसकी कॉस्टिंग हमारे बिजनेस को हिट करती रहेंगी डे बाय डे। इन्वेंट्री प्लानर इज वन प्रोग्राम दैट लेट यू सी व्हाट योर फीफो इज एंड व्हाट इज एजिंग। कि इन्वेंट्री प्लानर सर एक स्पेसिफिक पर्सन रहता है कि जो आपकी इन्वेंट्री को प्लान करता है कि कब कौन सा स्टॉक आपका बन के प्रिपेयर होगा, स्टॉक रेडी होगा, कितने टाइम पीरियड के दौरान उसको आपको डिलीवर करना ही करना है। अदरवाइज जो उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग है, वो इतनी इंक्रीज हो जाएंगी कि आपके प्रॉफिट मार्जिन से शायद ज्यादा हो जाएंगी। इसीलिए जो हमारी बिग कंपनीज होती हैं, बिग फर्म्स होती हैं, वो इन्वेंट्री प्लानर हायर करते हैं सो दैट की जो उनकी इन्वेंट्री पे लगने वाली रनिंग कॉस्ट है वो उसको मिनिमम और मिनिमाइज कर सकें। तो अल्टीमेटली अगर मेरी रनिंग कॉस्ट बिजनेस की डाउन हो गई, मिनिमाइज हो गई, और जो मेरी इन्वेंट्री कॉस्टिंग है वो कम हो गई, तो मेरा जो प्रॉफिट है जो हमने एक्चुअल में प्लान किया है उसको मैन्युफैक्चर करते समय जो एक मेंटेन किया है वो हमें कहीं ना कहीं अचीव हो जाएगा। At a glance, so there are three key benefits in using inventory aging to improve the health of your sales। कि आपके बिजनेस में आपके प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए वो कौन से तीन की फैक्टर्स हैं जिनके लिए आपको स्टॉक एजिंग करनी चाहिए और रेगुलरली करनी चाहिए। देखते हैं सर। सबसे पहले सर हमारे पास आता है जो की फैक्टर है कि वाई यूज स्टॉक एजिंग, की स्टॉक एजिंग यूज क्यों करना चाहिए। अवॉइड लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि लंबे समय के लिए जो हमारे स्टॉक को स्टोर करने के जो चार्जेस हैं, जो भी कॉस्ट है, उनको अवॉइड करने के लिए, ताकि जो हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट है वो हमें अचीव हो सके। फ्रेश प्रोडक्ट्स इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर्स। अब अगर आप एक ऐसे सेगमेंट से सर बिलोंग करते हैं जहां पे आपके प्रोडक्ट के मॉडल्स, आपके प्रोडक्ट के वेरिएंट्स एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे अगर चेंज हो जाते हैं, या एक आपका ट्रेंड है सेगमेंट का बिजनेस का कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज होते ही रहते हैं, वहां पर तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि जितना पुराना आपका ट्रेंड होगा प्रोडक्ट का वो उतना ही आउटडेटेड मार्केट से हो जाएगा, और उसको सेल्स करने के लिए आपको नॉर्मल रूटीन से बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और शायद वो आपको रिस्पॉन्स भी ना मिले जो आप डिजायर्ड कर रहे हैं, जो आप प्लान कर रहे हैं। तो स्टॉक एजिंग करना इसलिए भी जरूरी है ताकि जो आपके फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं, जो आपका फ्रेश मॉडल है, वो कस्टमर्स के सामने आए और हैंड टू हैंड उसका टाइमली डिलीवरी होती रहे और वो मार्केट में ट्रेंड करता रहे। एंड लास्ट हमारे पास पॉइंट जो तीन फैक्टर्स हैं उनमें से है इन्वेंट्री एजिंग रिपोर्ट कॉम्प्लीमेंट द ओवर स्टॉक रिपोर्ट। कि इन्वेंट्री एजिंग रिपोर्ट अल्टीमेटली एक ऐसी रिपोर्ट है जो आपको ओवर स्टॉकिंग से बचाती है, जो आपको ओवर स्टॉकिंग से बचाती है। मार्केट में सर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो शायद स्लो डाउन हो जाते हैं या बहुत बिल्कुल ही एक क्लोज्ड सिचुएशन पे आ जाते हैं। सिर्फ एक रीजन होता है कि वो लोग अपनी इन्वेंट्री को प्लान नहीं करते हैं, वो लोग अपनी इन्वेंट्री को एनालाइज नहीं करते हैं, और मार्केट की सिचुएशंस को बिना एनालाइज किए हुए, विदाउट जजिंग और एनालाइज मार्केट सिचुएशंस, वो लोग अपने स्टॉक को ओवर स्टॉक करते हुए चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली उनकी जो वर्किंग कैपिटल है वो सारी ब्लॉक हो जाती है स्टॉक में, और एज वेल एज जैसा मैंने कहा अभी अपने सेशन में कि आपकी जो डे बाय डे कॉस्ट है स्टॉक को स्टोर करने की, वो आपके बिजनेस को हिट करती रहती है। तो एक तो ओवर स्टॉक में सबसे ज्यादा कैपिटल ब्लॉक हो गई, और उसके बाद डेली बेसिस पे आपका ओवर जो स्टॉक को मैनेज करने के लिए जो कॉस्ट है वो आपके बिजनेस को और ज्यादा हिट कर रही है। तो ये वो रिपोर्ट है जो आपको ये एनालाइज कराएगी, जो आपको ये शो करेगी कि आपके बिजनेस में स्टॉक सही से मेंटेन हो रहा है जो एक्चुअल में होना चाहिए, या कहीं ओवर स्टॉकिंग तो नहीं हो रहा है। दोनों चीजें सर एक बिजनेस के लिए दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ना तो आपका जो इन्वेंट्री है वो ओवर स्टॉक होना चाहिए और ना ही अंडर स्टॉक होना चाहिए। अंडर स्टॉक होगा तो आप मार्केट की डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ओवर स्टॉक होगा तो आपके लिए कॉस्टिंग इंक्रीज कर देगा। तो ये तो इंपॉर्टेंस है हमारे पास स्टॉक एजिंग एनालिसिस की एक बिजनेस में। थिंग्स टू रिमेंबर स्टॉक एजिंग में एक जो बात है जो हमें रिमेंबर रखनी चाहिए। while it can be painful to think about items
that are not selling, you simply can't afford to ignore it. ये बहुत ही ज़्यादा एक पेनफुल पॉइंट होता है कि जब आपको ये पता है कि आपके स्पेसिफिक कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो सेल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर दें। Properly calculating inventory again will give you more insight into your business and permit you to adjust inventory accordingly। कि रूटीन बेसिस पे जब आप इन्वेंट्री को एनालाइज करते हैं, वो चाहे वीकली हो, आपका 15 डेज हो, या मंथली हो, या क्वार्टरली हो, अगर आप एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं अपनी इन्वेंट्री को एनालाइज करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, तो उस सीक्वेंस के अंदर जो स्टॉक एजिंग रिपोर्ट है वो आपको एक ऐसा टूल है जो आपके बिजनेस की सिचुएशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। विशाल, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे पास में वेरियस रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स में जैसे कि स्टॉक एजिंग रिपोर्ट फीफो बेस पे तो मिल ही जाएगा आपको इन्वेंट्री सेक्शंस में, और एक इन्वेंट्री सर्वे में एक और रिपोर्ट्स हैं जो कहते हैं वेंडर वाइज स्टॉक डिटेल्स, जिसमें आपको मिल जाएगा कौन से वेंडर का स्टॉक हमारे पास में रखा हुआ है, बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक वेंडर वाइज। तो वो भी आप देखेंगे जिसमें ऑन द वेरियस पैरामीटर लाइक जैसे बैच वाइज हो गया, पैरामीटर वाइज हो गया, बीसीएन वाइज हो गया, और या फेफो बेस पे वेंडर वाइज स्टॉक डिटेल। इस केस में आप हमारे मैक्सिमम, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, ये तीनों लेवल को जो है, ये तीनों लेवल को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। और एक हमारे पास ऑप्शन था जो प्रीवियस ईयर से, जो प्रीवियस पीरियड है, जो एक आप पीरियड डालते थे, इस पीरियड में मेरा 10 दिन का स्टॉक रखना है एक आइटम का, दूसरे आइटम का 15 दिन का स्टॉक रखना है, और प्रीवियस जो है डेट रेंज से आप कंपेयर करके ऑटोमेटिकली रीऑर्डर और मैक्सिमम मिनिमम जो है लेवल्स बनाते थे। अब वो चूंकि इस पेंडेमिक में वो तो चलेगा नहीं, क्योंकि पिछले साल हो सकता है बहुत ज्यादा सेल हुआ हो और इस साल उसका जो है कम सेल हुआ हो। तो इस केस में जो इम्पोर्टेंस होते हैं, जो आपके स्टॉक कितने दिन से मूवमेंट नहीं कर रहा है, आपको ग्राफ आपको पता चल जाएगा इससे कितने दिन से कौन सा स्टॉक होल्ड है, इसमें से माइनस कौन सा हमारे लॉकडाउन पीरियड था, लॉकडाउन पीरियड के बाद में क्या मूवमेंट चल रही है। इससे एक ना आपको स्मूथ जो है डिसीजन लेने में होगा किसकी ना कितनी परचेजिंग करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। तो जो 2-3 रिपोर्ट्स मैंने बताए हैं आपको, एक तो स्टॉक एजिंग रिपोर्ट, दूसरा मैंने बताया वेंडर वाइज स्टॉक डिटेल्स, और तीसरा बताया मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल आपको फिर से एक बार रिवाइज करने होंगे फिलहाल के लिए। जब रूटीन में चल जाएगा फिर तो आपका पिछले वाला रूटीन वही रहेगा, जो पिछले वाला मेथड है वही रहेगा। आपको एक बार रीऑर्डर मैक्सिमम मिनिमम जो लेवल है उसको भी ध्यान में रखना होगा। ओवर टू विशाल। थैंक यू पंकज सर। इसी के साथ जैसे सर ने एक हमें बताया कि स्टॉक एजिंग रिपोर्ट अगेन हमारे लिए किस तरीके से और बेनिफिशियल हो सकती है, कि जैसे हमारे जो वेंडर्स हैं उनका किनका स्टॉक्स हमारे पास कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, और अब आगे फ्यूचर के लिए उनको कितनी क्वांटिटीज के लिए ऑर्डर देने चाहिए, या जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है तो उसके लिए हमें ऑर्डर करना है नहीं करना है, या उसकी एक मिनिमम क्वांटिटी हम स्टोर करके रख सकें, सो दैट कि डिमांड आने पर हम वो डिले भी ना करें। तो अगर हम इसका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट देखते हैं स्टॉक एजिंग का, की बात जब हम करते हैं कि एक बिजनेस एक लॉन्ग टर्म साइकिल होता है, ऐसा नहीं है कि हमने आज स्टार्ट किया और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आप बिजनेस करेंगे, क्लोज डाउन करेंगे। तो लॉन्ग टर्म में जब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं स्टॉक एजिंग की, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जब आप एक स्टॉक एनालिसिस प्रॉपरली करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपरली करते हैं, तो अल्टीमेटली आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कंपेयर टू अदर बिजनेसेस हायर हो जाता है, क्योंकि आपकी बेटर स्टॉक इन्वेंट्री की प्लानिंग होती है, उनको स्टॉक को स्टोर करने की प्लानिंग होती है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो कुछ रिपोर्ट्स हैं बिजी में जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इस एनालिसिस को करने के लिए, स्टॉक एजिंग को देखने के लिए। और वो जो रिपोर्ट्स हैं हम स्टॉक एजिंग की, वो किस किस मोड में हमें काम करेंगी। सबसे पहले तो जैसे मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ कि स्टॉक एजिंग के लिए आपको जो बिजी में रेफर करना है, अगेन डिस्प्ले मेन्यू रेफर करना है, और डिस्प्ले मेन्यू में एक ऑप्शन होता है हमारे पास इन्वेंट्री समरी। आई रिपीट, डिस्प्ले के अंदर एक ऑप्शन होता है हमारे पास इन्वेंट्री समरी, और इस इन्वेंट्री समरी के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी स्टॉक एजिंग एनालिसिस के नाम से। और स्टॉक एजिंग एनालिसिस में आपके पास दो वर्टिकल्स होंगे एनालिसिस को करने के लिए, दो वर्टिकल्स होंगे रिपोर्ट को व्यू करने के लिए। इवन टू अगर आप ये चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाइज आपको एनालाइज करना है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो कितने टाइम पीरियड से मेरे पास स्टोर है, तो वो मिलेगा हमें आइटम वाइज में। और इसके अपार्ट फ्रॉम अदर साइड अगर हम ये देखना चाहते हैं
कि हम अगर किसी स्पेसिफिक एजेंसीज के साथ या ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। मैं बहुत एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम डील कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास एजेंसीज हैं सोनी की, एलजी की या वर्लपूल की। तो अब हमें ये देखना है, इंडिविजुअल मॉडल नहीं देखना है रेफ्रिजरेटर का, हम ये देखना चाहते हैं कि फिलिप्स का कितने टाइम से स्टॉक जो है वो स्टोर है, सोनी का कितने टाइम से है और वर्लपूल का कितने टाइम से है। तो वो आप चेक कर सकते हैं ग्रुप वाइज रिपोर्ट पे जा करके। और अगर वहीं पे आप ये कहते हैं कि नहीं सर, वर्लपूल के अंदर जो मेरे प्रोडक्ट्स है मैं उनकी एजिंग देखना चाहता हूँ, तो वो आप देख सकते हैं आइटम वाइज रिपोर्ट पर। और इसी के साथ सर ने दो रिपोर्ट्स और ऐड करी हमारे पास, वेंडर वाइज स्टॉक रिपोर्ट और हमारी कस्टमर वाइज स्टॉक रिपोर्ट। तो वो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट मूव करते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। one of the most required or important tool to analyze your business situation, that is outstanding aging and reminders। सर पैसा लेना किसको अच्छा नहीं लगता, सभी को अच्छा लगता है। बिजनेस किया है, सेल की है, तो पैसा तो आना ही चाहिए, रिटर्न आने ही चाहिए। तो उसी चीज को मेंटेन करने के लिए, उन्हीं चीजों को एनालाइज करने के लिए बिजी एक टूल प्रोवाइड करता है, आउटस्टैंडिंग एजिंग एंड रिमाइंडर्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि आउटस्टैंडिंग तो एक वर्ड हो गया कि जिसके बेसिस पे हम ये समझते हैं कि हमने एक सेल जनरेट करी और एक 15 डेज 20 डेज का हमने टाइम पीरियड दे दिया कस्टमर को, और उसके बाद उन्होंने हमें वो पेमेंट कर दी। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, मतलब जो 15 दिन से 20 दिन का हमने उनको टाइम दिया है, उस दौरान अगर हम उस सेल बिल की बात करते हैं तो वो हमारे लिए क्या ट्रीट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग, क्योंकि वो हमने एक टाइम पीरियड म्यूचुअली अग्रीड किया हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं एजिंग की, जैसे स्टॉक एजिंग, स्टॉक एनालिसिस और स्टॉक एजिंग में हमने फर्क समझा, ऐसे ही आउटस्टैंडिंग एनालिसिस और आउटस्टैंडिंग एजिंग एनालिसिस दोनों में डिफरेंस है सर। एक तो ये है कि किस पार्टी से, किस कस्टमर से कितना पैसा पेंडिंग है, ड्यू है, ये एनालाइज करना तो हो गया स्टॉक आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। लेकिन किस पार्टी का पैसा पेंडिंग है ये तो पता है, लेकिन कितने टाइम से पेंडिंग है ये पता करना आउटस्टैंडिंग एजिंग बन जाता है। तो एजिंग है क्या एक्चुअल में, एक टैबुलेटेड फॉर्म है, एक टैबुलेटेड रिपोर्ट है, इज अ periodic report that categorize a company outstanding according to the length of time and invoices has been outstanding। मतलब मीन्स कि एक रिपोर्ट है जो कि एक टाइम पीरियड के बेसिस पर एक कंपनी की जो भी आउटस्टैंडिंग है, इनवॉइसेस की, जैसे मैंने बताया कि सेल्स के बिल की जो भी आउटस्टैंडिंग्स हैं, उनको कैटेगराइज कर देता है किस बेसिस पर, लेंथ ऑफ टाइम, कि टाइम की जो अवधि है, टाइम की जो ड्यूरेशन है, उसके बेसिस पर वो हमारे सभी इनवॉइसेस को, सभी पार्टीज की आउटस्टैंडिंग को कैटेगराइज करके हमें प्रेजेंट कर देता है। इट इज यूज टू it is used as a scale to determine the financial health of a company's customer, कि आपके कस्टमर्स की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ये रिपोर्ट हमें वो जानने में, वो पता करने में हेल्प करती है। एजिंग का मतलब एक ये भी पता लगता है कि कौन सा ऐसा कस्टमर है, कौन सा ऐसा क्लाइंट है हमारा जिसकी जो पेमेंट टर्म्स है या जो पेमेंट फ्रीक्वेंसी है वो एक ठीक चल रही है, और कौन ऐसा कस्टमर है जो बहुत ज़्यादा अपने बिल्स को डिले करता है पेमेंट करने में। तो अल्टीमेटली हमें ये पता लगता है इन चीज़ों से कि जो हमारे साथ पार्टी लिंक्ड है, जिसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कितनी है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या चल रही है, वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो टाइमिंग्स हैं, जो पेमेंट की टर्म्स हैं, वो हम डिसाइड कर सके और म्यूचुअली एग्रीड कर सके। अब आउटस्टैंडिंग एजिंग रिपोर्ट्स हमें बिजी में कहाँ मिल सकती है, बिजी में डिस्प्ले मेन्यू में हमें जाना है, और डिस्प्ले मेन्यू में आउटस्टैंडिंग एनालिसिस का ही पूरा एक अलग से मेन्यू मेन स्क्रीन पे ही आपको मिल जाएगा डिस्प्ले में। और जब आप आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में जाते हैं, वहां पर आपको एजिंग रिसीवेबल के नाम से रिपोर्ट्स मिल जाएंगी एजिंग करने के लिए। अब जब हम आउटस्टैंडिंग की एजिंग की बात करते हैं, आउटस्टैंडिंग के अंदर आपकी दोनों चीजें कवर होती हैं, ना सिर्फ वो पैसा जो आपको मार्केट से लेना है, बल्कि वो पैसा भी जो आपको मार्केट में देना है। बहुत ही ऑब्वियस है कि जब आप एक सेल करते हैं तो आपको कस्टमर से पैसा लेना होता है, बट सेल करने के लिए अल्टीमेटली परचेज भी करते हैं। और जब हम क्रेडिट देते हैं कस्टमर्स को, तो हमें भी मार्केट से क्रेडिट मिलता है और हम उसको भी यूज करते हैं, अवेल करते हैं। तो हमें आउटस्टैंडिंग के अंदर दोनों चीजों को कवर करना होता है कि हमारा पेबल क्या है कंपनी का और हमारा रिसीवेबल क्या है, कितना अमाउंट तो हमें मार्केट से रिकवर करना है और कितना अमाउंट हमें मार्केट को पे करना है।
तो डिस्प्ले के अंदर आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, और आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर आपके पास एजिंग रिसीवेबल रिपोर्ट्स आ जाएंगी। अब एजिंग रिसीवेबल जो रिपोर्ट्स है, ये एक स्पेसिफिक रिपोर्ट्स है जो आपको सिर्फ ये बताएगी कि जो पैसा आपको मार्केट से लेना है, रिकवर करना है, उस पैसे की कितनी एज हो गई है, कितनी टाइम पीरियड हो गया है उसको ड्यू हुए मार्केट में। पार्टी वाइज भी आप उसको कर सकते हैं कि किस पार्टी के साथ आपका कितना अमाउंट ड्यू हो गया है। और ये रिपोर्ट आपको प्रेजेंट करेगी एक टेबुलेटेड फॉर्म में, जो आपको मंथ वाइज स्लैब बना करके देगी कि इस पार्टी का इतना अमाउंट तो 30 डेज ओल्ड हो गया है, एंड वाई अमाउंट आपका 60 डेज हो गया है, एंड जेड अमाउंट आपका 90 डेज हो गया है। ये तो एक प्री डिफाइन वहां पर स्लैब बने हुए हैं रिपोर्ट्स में कि आप 0 to 30 डेज, 31 to 60 डेज, 61 to 90 डेज के स्लैब्स उसमें बने हुए हैं, और किस स्लैब में आपका जो पार्टी का अमाउंट है वो फॉल डाउन कर रहा है। लेकिन ये स्लैब्स भी कॉन्फ़िगरेबल हैं, बिजी आपको इतनी भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि ये स्लैब्स आप अपने अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबल करके कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये बिजी की पावर है कि हम जो चीज़ों ने, जो स्टैंडर्ड एक चीज़ें दी हुई हैं, स्टैंडर्ड एक प्रैक्टिस दी हुई है, उसको भी आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सर सबकी ही पेमेंट टर्म्स 30 डेज की हो या 60 डेज की हो। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं, बहुत सारी पार्ट क्लाइंट्स ऐसे होते हैं हमारे, जो 15 डेज या 45 डेज, या हम बात करते हैं 65 डेज, मतलब हाफ एंड मंथ की जो बात कर रहे हैं हम, वहां पर भी स्लैब बनाते हैं कि 45 डेज का टर्म्स कंडीशंस है पेमेंट का, 15 डेज का टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो उसके लिए हमें स्लैब अल्टीमेटली चेंज करने चाहिए और करने भी होते हैं। तो वो स्लैब्स भी आप चेंज कर सकते हैं। अब रिसीवेबल के बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या रिपोर्ट्स हैं। पेमेंट रिमाइंडर। पेमेंट रिमाइंडर, अब हमारा जो एक कंसेप्ट था आउटस्टैंडिंग एजिंग, कि सर एक तो हमें ये तो पता लग गया कि किस पार्टी से कितना पैसा लेना है और वो कितना एजेड हो गया है, कितना पुराना हो गया है, हम मार्केट में ड्यू हुए। लेकिन अब उसको रिकवर कैसे किया जाए? तो जब हम एक बात करते हैं सर एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस प्रोसेस की, कि जो एक बिजनेस का प्रोसेस है वो स्ट्रक्चर्ड है, एक प्रॉपरली एक प्रोसेस से काम कर रहे हैं आप बिजनेस के अंदर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें और यूज़ करें। आप एक पार्टी को इंटीमेशन दीजिए। मार्केट में होता है कि आप पार्टी को इंटीमेशन देते हैं, और वो इंटीमेशन आप अलग अलग वे में दे सकते हैं। अब जैसे कि हम सभी को पता है कि टाइम है सर टेक्नोलॉजी का, टाइम है सर डिजिटलाइजेशन का। तो वहां पे आपको मिल करके इंटीमेशन नहीं देना है, आपको मिल करके पार्टी से रिमाइंडर नहीं देना है। आपको जस्ट एक प्रॉपरली बिजी में प्री डिफाइन एक फॉर्मेट बना हुआ है, उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है और पार्टी सिलेक्ट करनी है, और एक सिंगल क्लिक के ऊपर आप पार्टी को ईमेल कर सकते हैं, पार्टी को एसएमएस कर सकते हैं, और इवन जो पीडीएफ्स हैं वो व्हाट्सएप पर भी शेयर की जा सकती हैं, सो दैट कि पार्टी, अब आज का जो टाइम है, हम सभी को पता है कि व्हाट्सएप कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, या बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ में इंक्लूड हो गया है। तो व्हाट्सएप का भी फीचर उसमें है, जिसको हम अल्टीमेटली बिजी के टर्म में बीएनएस बोलते हैं, बिजी नोटिफिकेशन सर्विस। तो वहां से आप डायरेक्टली जो भी पेमेंट रिमाइंडर्स हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में, जो आप ईमेल में बॉडी टाइप करते हैं, वो सारा मैटर कंटेंट ऑलरेडी बिजी में प्री डिफाइन किया हुआ है, जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और उन पेमेंट्स के फॉर्मेट्स में आप पार्टीज को रिमाइंडर्स दे सकते हैं। अलग अलग मोड्स में दे सकते हैं, एसएमएस, ईमेल और बीएनएस यानी कि व्हाट्सएप के रूप में। नेक्स्ट आता है एजिंग पेबल। अब एजिंग रिसीवेबल की जब बात हो गई, हमने देख लिया एजेड हो गई और उसके अगेंस्ट में हमने पेमेंट रिमाइंडर्स दे दिए, तो अब ये भी उतना ही जरूरी हो जाता है कि सर जो पैसा रिकवर करना था वो तो एनालाइज कर लिया, और जो उस पर वर्कआउट करना था वो कर लिया, लेकिन ये देखना भी जरूरी है कि हमारे बिजनेस में मार्केट का कितना पैसा लगा हुआ है, या कितना पैसा है जो हमें मार्केट का अभी पे करना है। तो एजिंग पेबल्स आपको वो सिचुएशंस, वो रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है जहां आपको पता लगता है कि आपने किस पार्टी का कितने टाइम से पैसा नहीं दिया है। क्योंकि मार्केट में अल्टीमेटली गुडविल की बहुत वैल्यू होती है, अगर आपकी पेमेंट टर्म्स टाइमली मार्केट में चल रही हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में आपके बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं, आपके बिजनेस रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो एजिंग पेबल्स आपको एनालाइज करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है, ना सिर्फ ये देखना कि पैसा देना ही है किसी पार्टी का, बल्कि ये देखना भी कि कितना टाइम पुराना हो गया है, या कितना टाइम हो गया मुझे पार्टी से पैसा लिए हुए, उनकी परचेज किए हुए और उसकी पेमेंट ना किए हुए। तो जो आपके पर्सनल रिलेशन हैं एज वेल एज आपके बिजनेस रिलेशन भी उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग रहे। तो एजिंग पेबल्स आपको वो रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करती है। एंड नेक्स्ट आता है फिर इसी में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है
कि जब हम ये सारी रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं और डे टू डे जब हम वर्क करते हैं तो क्लरिकल मिस्टेक्स होने के चांसेस भी बिल्कुल रहते हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट भी रहता है इस केस के अंदर कि हमारे पास तो सर ये पेमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है, आपके पास नहीं कर रही है, या मैंने तो पेमेंट कर दिया था सर, अब आप अपने एंड पे चेक करिए। तो उन्हीं चीज़ों को समझने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स रहता है कि आप पार्टी को लेजर भी शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली और उनका लेजर अपने पास मंगा के कंपेयर भी कर सकते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की जिसमें आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि उन सामने वाली पार्टी का, सामने वाले क्लाइंट का कितना अमाउंट आज की डेट में आपके पास ड्यू है, तो वो आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हो जाता है। तो ये भी एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड ईमेल बॉडी की तरह कंटेंट के साथ ऑलरेडी अवेलेबल है बिजी में, जो आप एक सिंगल क्लिक के ऊपर, जैसा मैंने बताया कि अलग अलग मोड्स में अपने वेंडर्स तक, अपनी पार्टीज तक इनको पहुंचा सकते हैं। पेमेंट रिमाइंडर और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ईमेल हो गया, एसएमएस हो गया और आपका बीएनएस यानी कि व्हाट्सएप। तो इन मोड्स में आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और पेमेंट रिमाइंडर्स पार्टीज को भेज सकते हैं। तो आपका जो बिजनेस प्रोसेस है वो ऑनगोइंग चलता रहेगा और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में चलता रहेगा। तो आउटस्टैंडिंग एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे बिजनेस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है सर हमारे पास आज का क्रेडिट वेरिएंस। क्रेडिट वेरिएंस जहां पर हम ये एनालाइज करते हैं या ये कंपेयर करते हैं कि जो हमने पार्टीज को, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमने उनको क्रेडिट लिमिट्स दी हुई हैं, कि हमारे बिजनेस का एक प्रोसेस है कि सर 30 डेज की पेमेंट टर्म्स होती हैं या 45 डेज की पेमेंट टर्म्स होती हैं। तो ये तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो जाती है मार्केट में कि 30 डेज और 45 डेज। बट एक्चुअल में जब आप पार्टीज के साथ डीलिंग करने लगते हैं तो क्रेडिट लिमिट्स भी आपकी वेरिएबल होती हैं पार्टी के साथ ही। उसकी फाइनेंशियल सिचुएशंस को देखते हुए, उसकी पेमेंट की फ्रीक्वेंसी को देखते हुए आप उनकी क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं कंट्रोल करने के लिए। तो क्रेडिट लिमिट वेरिएंस रिपोर्ट डिस्प्लेज द क्रेडिट लिमिट डिफाइंड फॉर सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। मतलब ये रिपोर्ट दोनों के लिए दिखाती है सर कि क्रेडिटर्स के लिए आपने क्या क्रेडिट लिमिट का दिया हुआ है और डेटर्स के लिए क्या दिया हुआ है। एंड द डिस्क्रिपेंसी, कि जिन लेजर्स में नहीं भी दिया हुआ है उनका पता लगेगा। डिस्क्रिपेंसी की कहीं पे कोई गलती हो रखी है अगर आपसे, कि किसी पार्टी को तो एक एब्सोल्यूट अमाउंट की आपको देनी थी लेकिन वो बाय मिस्टेकली कुछ अगर गलती हुई है, तो ये रिपोर्ट एनालाइज करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इफ एनी बिटवीन द क्रेडिट लिमिट डिफाइंड एंड एक्चुअल क्रेडिट एक्सटेंडेड रिसीव, एक डिफरेंस पता लगेगा आपको, एक एनालिसिस मिलेगा आपको, कंपैरिजन मिलेगा आपको, जो आपने एक प्रोसेस के थ्रू अपने बिजनेस में अपनी पार्टीज को क्रेडिट लिमिट अलाउ की है। कि एक पार्टी एक्स है और उसको आपने कहा है कि आप 2 लाख रुपए की हमसे परचेज कर सकते हैं या हम आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए की सेल कर सकते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस। तो ये तो हुआ एक्चुअल जो आपने डिफाइन की हुई है पार्टी के लिए। बट एक्चुअल क्रेडिट लिमिट कहीं एक्सटेंड तो नहीं होगी पार्टी की, जो आपके नोटिस में नहीं आई, जो आपके नोन में नहीं आई, कि पार्टी की बिलिंग हो गई और नहीं पता लगा किसी रीजन से, किसी भी टेक्निकल एरर या फिर क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से। तो ये एनालिसिस आपको वो चीज़ कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है कि पार्टी कहीं जो प्री डिफाइंड लिमिट्स हैं उनसे ज़्यादा तो हमारी क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं कर रही है, उससे ज़्यादा तो अवेल नहीं कर रही है। तो ये क्रेडिट लिमिट का कंपैरिजन रिपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है। हाउ टू क्रेडिट वेरिएंस एनालिसिस इज बेनिफिशियल टू योर बिजनेस। बिल्कुल सर, मेन पॉइंट है कि क्रेडिट वेरिएंस एनालिसिस आपके बिजनेस को कैसे हेल्प करेगा या करता है। इसमें कुछ पॉइंट्स है हमारे पास। रेगुलर रिव्यू ऑफ योर क्रेडिट वेरिएंस रिपोर्ट हेल्प यू आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसीज टू सेट अ क्रेडिट लिमिट टू योर कस्टमर्स एंड वेंडर्स। मतलब रेगुलर बेसिस पे जब आप अपने क्रेडिट रिपोर्ट्स को, क्रेडिट वेरिएंस रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं, तो ये आपके लिए हेल्प करता है, हेल्पफुल रहता है। किस चीज़ के लिए? आपकी इनएफिशिएंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि आपने किसी पार्टी को कहीं गलत तो जज नहीं कर लिया है कि आपने उनको 2 लाख रुपए की लिमिट दे दी, बट एक्चुअल में शायद उनकी वैल्यू 1,50,000 थी या शायद 3 लाख रुपीज थी। कहीं अंडर लिमिट या ओवर लिमिट तो नहीं कर दिया पार्टी को। तो उन एफिशिएंसीज को एनालाइज करने के लिए, कंपेयर करने के लिए ये रिपोर्ट हमारे पास एक टूल है जो आपको प्रोवाइड करती है और बताती है कि आपने क्या डिफाइन किया था और एक्चुअल पार्टी का क्या चल रहा है। और ना सिर्फ ओनली कस्टमर्स एज वेल एज वेंडर्स के लिए भी ये हमें इंटीमेट करेगी, इन्फॉर्म करेगी कि किसी पार्टी की हमने 45 डेज की एग्रीड की हुई है टर्म्स, लेकिन उसके बाद भी
हम ओवर तो नहीं जा रहे हैं कहीं उससे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, क्रेडिट वेरिएंस एनालिसिस इज द राइट टूल टू स्केल, मॉनिटर एंड कंपेयर योर इंटरनल क्रेडिट कैपिंग प्रोसेस। सर एक वर्ड आया है, क्रेडिट कैपिंग प्रोसेस। क्रेडिट कैपिंग का मतलब होता है बेसिकली कि आप अपने बिजनेस में जो क्रेडिट अलाउ करते हैं अपने कस्टमर्स को, उनकी जो लिमिट सेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्रेडिट कैपिंग प्रोसेस कहा जाता है बिजनेस के टर्म में। तो बेसिकली आपने एक प्रोसेस बना रखा है कि कोई नई पार्टी अगर ऐड हो रही है, तो आपने कहा कि सर पहले 6 महीने इस पार्टी के साथ हम काम करेंगे, इनकी पेमेंट की फ्रिक्वेंसी देखेंगे, देन इनको क्रेडिट लिमिट उसके बेसिस पे अलाउ करेंगे, और फिर अगले 6 महीने इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, और अगर लगता है तो हम इनके क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज करेंगे। कि आपने अपने बिजनेस में ये प्रोसेस बनाया हुआ है। तो क्रेडिट वेरिएंस एनालिसिस वो टूल है जो इस प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए और स्केल करने के लिए आपकी हेल्प करता है कि जो आपने प्रोसेस बनाया हुआ है कहीं उसमें कोई लैग तो नहीं है, कहीं उसमें कोई इनएफिशिएंसी तो नहीं रह गई है। तो उन चीजों को कवर करता है वेरिएंस, क्रेडिट वेरिएंस एनालिसिस। और जैसा कि अभी जो सिचुएशन चल रही है सर, तो अल्टीमेटली एक जो प्रीवियस ईयर की सिचुएशन थी और जो अभी इस ईयर फाइनेंशियल ईयर की सिचुएशन है, हम सभी को पता है दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा सिचुएशन क्रिटिकल है। तो उसको देखते हुए आपको जो क्रेडिट लिमिट है पार्टी की, वो दोबारा से रीवैल्यूड करनी चाहिए और करनी भी होगी, क्योंकि मार्केट में पैसा क्रेडिट पे देना अब शायद उतना इजी नहीं है जो प्रीवियस ईयर में रह चुका है। और उसी तरीके से हमें किस पार्टी से क्या क्रेडिट लिमिट मिल रही है, हो सकता है हमारी भी क्रेडिट लिमिट पार्टियों ने रिवाइव कर दी हो, रिवाइज कर दी हो, तो वो भी हम एनालाइज करेंगे इस रिपोर्ट के बेसिस पर। अब ये तो बात हुई कि क्रेडिट लिमिट क्या है और क्यों यूजफुल है। अब बात कंसेप्ट है कि बिजी में हम इसको कैसे यूज करेंगे, या बिजी में हमें क्रेडिट वेरिएंस कैसे हेल्प करेगा। सर बिजी में इसके लिए बेसिकली हमारे पास रिपोर्ट्स और टूल आती हैं, टूल्स हैं जो रिपोर्ट्स के रूप में आपको मिलेंगे। और मैं स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ कि ये जो रिपोर्ट्स है, ये जो टूल है, ये आपको कहाँ मिलेगा। डिस्प्ले मेन्यू में जाना है आपको बिजी में, और MIS रिपोर्ट्स जहाँ पर हमने बात करी थी स्टॉक एजिंग, सॉरी, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स की, वहीं पर आपको ये क्रेडिट लिमिट वेरिएंस की रिपोर्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल मिल जाएगा। अब जब आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे, टूल को यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपको 3 रिपोर्ट्स के ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट आता है सर ऑल अकाउंट्स, नेक्स्ट वन है ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, एंड थर्ड वन है आपका अकाउंट ग्रुप्स। कि अगर आपको ये देखना है कि सारी ही पार्टियों की क्रेडिट वेरिएंस चेक करनी है, सारी ही पार्टियों की क्रेडिट वेरिएंस चेक करनी है, आइदर वो आपका कस्टमर है और आइदर वो आपका वेंडर या सप्लायर है, तो आपको एक सिंगल रिपोर्ट रेफर करनी होगी ऑल अकाउंट्स की। इनके अंदर आपके पास दो हेड्स हैं, दो ऑप्शंस हैं, हेड्स क्रॉसिंग लिमिट और ऑल हेड्स। दोनों का डिफरेंस है कि सिर्फ वो वाले अकाउंट्स रिपोर्ट में आए जो अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं, जिनकी क्रेडिट लिमिट क्रॉस की जा चुकी है, एक वो रिपोर्ट मिल जाए। या फिर हमें ऑल हेड्स अगर लेने हैं तो उसमें हमें मिलेगा कि हमें वो पार्टियां मिल जाएं, वो अकाउंट्स मिल जाएं जो लिमिट क्रॉस कर भी चुके हैं और जिनकी लिमिट अभी क्रॉस होनी बाकी है, जो हमने डिफाइन करी है उससे। तो ये तो कंसेप्ट रहा ऑल अकाउंट्स का, कि जहाँ पे आपने ये डिफरेंस ही नहीं किया कि पार्टी क्रेडिटर है या डेटर है। फिर कंसेप्ट आया नेक्स्ट ग्रुप ऑफ अकाउंट्स का, कि सर आपने कहा कि हमें डेटर को एनालाइज करना है, अभी क्रेडिटर की बात नहीं कर रहे, अभी हम डेटर को एनालाइज करना चाह रहे हैं, सिर्फ जिनको हम सेल करते हैं। तो उसके लिए आप ग्रुप ऑफ अकाउंट्स पे जाके वहाँ पे ग्रुप बता सकते हैं। इसी तरीके से आप क्रेडिटर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं या अलग अलग ग्रुप्स को एनालाइज कर सकते हैं। और अगेन कंसेप्ट आ जाता है कि वही सारे ग्रुप्स जिनकी लिमिट्स क्रॉस हो चुकी है, या सिर्फ वो वाले ग्रुप्स जिनकी क्रॉस हो भी गई, लिमिट भी क्रॉस हो गई है और जो अभी अंडर लिमिट भी है। तो ये दो ऑप्शन उसमें आ जाएंगे। और लास्ट ऑप्शन है आपका अकाउंट ग्रुप का, जहां पर अगर आपने एक कोई इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से की हुई है अपने सॉफ्टवेयर में, या रिक्वायरमेंट ऐसे फुलफिल कर रहे हैं आप, कि जहां पर आप कहते हैं आपने अपने डेटर्स को भी दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, रिटेलर और होलसेलर, या फिर लोकल डेटर्स और आउटसाइड डेटर्स। तो अब क्योंकि ग्रुप्स हो गए आपके मेजरली तीन, एक तो मेन ग्रुप हो गया डेटर, और उस डेटर के ग्रुप के अंदर आपके सब ग्रुप हो गए आउट स्टेशन और लोकल डेटर्स। तो अगर आप चाहते हो कि आउट स्टेशन और लोकल दोनों ग्रुप की समरी, दोनों ग्रुप की रिपोर्ट एक ही रिपोर्ट में ओपन हो जाए, तो आप अकाउंट ग्रुप्स पे जाकर के सिलेक्ट कर सकते हैं।
स्पेसिफिक ग्रुप अगर एक सिंगल लेना है आपको तो ग्रुप ऑफ अकाउंट्स में हो जाएगा, लेकिन जब मल्टीपल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं या एक ग्रुप के अंदर अंडर सब ग्रुप्स की बात कर रहे हैं आप, तो वो आप ग्रुप ऑफ अकाउंट ग्रुप पे जाकर के ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट लिमिट वेरिएंस इन बिजी रिपोर्ट्स आपकी इस तरीके से हेल्प करेगा आपकी पार्टीज और वेंडर्स की जो लिमिट्स है उनको एनालाइज करने में, कंपेयर करने में, और ये डिसीजन लेने में कि अगर आपको रिवाइज करनी है तो रिवाइज करने के लिए उनकी क्या परफॉर्मेंस प्रीवियस ईयर में रही है, और इस ईयर में भी, इस फाइनेंशियल ईयर में भी हमारा एक क्वार्टर ओवर हो चुका है, फर्स्ट क्वार्टर, तो इस पूरे क्वार्टर में भी उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, इनको इस बेसिस को देखते हुए आप वो क्रेडिट लिमिट को रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर पार्टी एब्स्ट्रैक्ट फॉर डिटेल पार्टी परफॉर्मेंस। अगेन एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट टूल है पार्टी एब्स्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं सर मतलब क्या होता है पार्टी एब्स्ट्रैक्ट से। रिपोर्ट्स डिस्प्लेज द सेल परचेज ट्रांजेक्शन। एक रिपोर्ट है जो कि हमें एक सेल परचेज ट्रांजेक्शन साथ में दिखाएगी विद कस्टमर, वेंडर, अलॉन्ग विद अदर डिटेल्स। कि कस्टमर और वेंडर की सेल परचेज रिपोर्ट एक ही रिपोर्ट में हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी, और उसकी कुछ अदर डिटेल्स भी हमें उसी रिपोर्ट्स में देखने को मिलेंगी, जैसे रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, और उस पार्टी की टोटल आउटस्टैंडिंग, एवरेज आउटस्टैंडिंग पीरियड एंड डेबिट क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पार्टी। तो आप समझिए कि ये कितनी यूजफुल रिपोर्ट हो गई कि मुझे एक सिंगल रिपोर्ट के अंदर एक पार्टी की पूरी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है कि उस पार्टी से क्या सेल हुई है, क्या उसकी रिसिप्ट्स आई हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, क्या उसकी आउटस्टैंडिंग चल रही है आज की डेट में मेरे पास, और उसका एक एवरेज टाइम पीरियड क्या चल रहा है मेरे साथ, कि वो एक एवरेज 30 डेज में पेमेंट कर देता है, 40 डेज में पेमेंट कर देता है, ठीक है, या उसका आज की डेट में या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आज मेरे पास कोई डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, कि मुझे उससे पैसा लेना ही है या देना है। डेबिट क्रेडिट मुझे वही इंडिकेट करते हैं एक पार्टी के केस में। तो एक सिंगल रिपोर्ट से आपको उस पार्टी की पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए अवेलेबल हो जाती है बिजी में। ये बिजी का अल्टीमेट फीचर है पार्टी एब्स्ट्रैक्ट। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, अगर हम इस फीचर से, इस टूल से हट करके बात करते हैं, तो आपको वन बाय वन अलग अलग रिपोर्ट्स आपको पार्टी की रेफर करनी होंगी। कि पार्टी की टोटल सेल देखनी है तो सेल रजिस्टर आप ओपन कर सकते हैं, पार्टी की रिसिप्ट देखनी है तो आपको रिसिप्ट रजिस्टर एक बार रेफर करना होगा, फिर आपको आउटस्टैंडिंग देखनी है तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को एनालाइज करना होगा पार्टी वाइज जाकर के। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको 3 से 4 रिपोर्ट्स रेफर करनी होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन जो कि एक सिंगल रिपोर्ट में जिसका नाम है पार्टी एब्स्ट्रैक्ट में मिल जाती है। विद द हेल्प ऑफ दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की हेल्प से यू कैन इजीली एनालाइज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द क्लाइंट। किसी क्लाइंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस आपके बिजनेस में क्या है, चल रही है या क्या है, वो आप एनालाइज कर सकते हैं। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज डिक्रीज द क्रेडिट लिमिट ऑफ द क्लाइंट। जैसे ही हमने अभी प्रीवियस टॉपिक में बात करी क्रेडिट लिमिट की, तो किसी पार्टी की क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज या डिक्रीज करने का अगर आपको डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पार्टी एब्स्ट्रैक्ट, जिसके बेसिस पे आप उसका एवरेज आउटस्टैंडिंग पता कर सकते हैं, और उसका पेमेंट रिसिप्ट क्या है, टोटल रिसिप्ट कितनी है उसकी, या टोटल सेल कितनी हुई है, ये एक ही सिंगल रिपोर्ट पे देख करके आप एनालाइज कर सकते हैं कि इतनी सेल हुई है और इतना अमाउंट रिसिप्ट हो गया है, और इन दोनों के रेशो के अकॉर्डिंग मेरी क्रेडिट लिमिट क्या होनी चाहिए, या अभी की सिचुएशन मेरे को इनकी परफॉर्मेंस देखते हुए क्या क्रेडिट लिमिट डिफाइन करनी चाहिए। तो बहुत तो अल्टीमेटली बहुत ही यूजफुल रिपोर्ट है, बहुत ही यूजफुल टूल है पार्टी एब्स्ट्रैक्ट। एक सिंगल रिपोर्ट पे आपको पूरी जर्नी, एक कस्टमर की आपके बिजनेस में पूरी जर्नी देखने को मिल जाती है पार्टी एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट में। अब पार्टी एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो बिजी में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं या क्या क्या टूल्स होते हैं जो इस रिपोर्ट को एनालाइज करने में, किस किस तरीके मोड में हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। सर दो रिपोर्ट्स आती हैं हमारे पास, कस्टमर वाइज रिपोर्ट और एक आपकी वेंडर वाइज रिपोर्ट। कि जहाँ पर मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ मेरी कस्टमर की परफॉर्मेंस जज करनी है, एनालाइज करनी है, तो हम रेफर करते हैं कस्टमर वाइज रिपोर्ट। और जहाँ हम बात करते हैं कि हमें सिर्फ क्रेडिटर्स को देखना है, हमें क्रेडिटर्स को एनालाइज करना है, क्रेडिटर्स की परफॉर्मेंस देखनी है कि हमने उनसे कितनी परचेज करी है, टोटल हम पेमेंट्स कितनी कर चुके हैं उनको, और हमारी आउटस्टैंडिंग पीरियड क्या चल रहा है, हम कितने दिन एवरेज पैसा है जो उस पार्टी का अपने पास होल्ड करते हैं।
और आज की डेट में मेरे को उससे कितना पैसा या तो देना है या एडवांस दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो वो सभी इंफॉर्मेशन एक सिंगल रिपोर्ट में पार्टी एब्स्ट्रैक्ट में मिल जाती है। दो ऑप्शंस आ जाते हैं इसके, कस्टमर एंड वेंडर। और ये जो टूल है ये आपको यूज करने के लिए मिलेगा बिजी के अंदर। बिजी में जब हम बात करते हैं तो कहाँ रेफर करना होगा आपको इस टूल को? अगेन डिस्प्ले मेन्यू में आएंगे हम, और डिस्प्ले मेन्यू में हमारे पास रिपोर्ट आती है अकाउंट समरी के नाम से। अकाउंट समरी में आप पार्टी एब्स्ट्रैक्ट के नाम से रिपोर्ट मिल जाएगी, और जब इस रिपोर्ट को आप यूज करेंगे तो आपको कस्टमर और वेंडर दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। या लेजर एब्स्ट्रैक्ट नाम से भी वहां पर रिपोर्ट अवेलेबल है। लेजर एब्स्ट्रैक्ट जब आप करते हैं, लेजर अल्टीमेटली पार्टी के बारे में हो गया, और वहां पे आप बता देंगे कस्टमर क्या का देखना है या वेंडर का देखना है। तो लेजर एब्स्ट्रैक्ट भी आप वहां पे रेफर कर सकते हैं। रिपीट कर देता हूँ सर ऑप्शन। डिस्प्ले मेन्यू में अकाउंट समरी में आप इस ऑप्शन को रेफर कर सकते हैं। तो ये यूटिलाइज है पार्टी एब्स्ट्रैक्ट का। और अभी की जो सिचुएशन चल रही है, जो पैंडेमिक चल रहा है, उसमें एक एनालाइज करने के लिए कि पार्टी की क्या परफॉर्मेंस चल रही है या प्रीवियस ईयर में क्या रही थी। हमें सबको पता है सर प्रीवियस ईयर में अल्टीमेटली अभी की सिचुएशन से तो बेहतर ही होगी कंडीशन, लेकिन क्योंकि अब हमें आगे फ्यूचर में अपने बिजनेस को रिस्टोर करना है, तो ये आप वहाँ पे रेफर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आज के वेबिनार का एक लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद बाकी जो फीचर्स हमने या बाकी जो टूल्स हमने डिस्कस करे हैं आज के सेशन में, आज के वेबिनार में, वो शायद कुछ लोग यूज करते हैं या शायद नहीं भी करते हैं। शायद कुछ ऐसे भी होंगे हम लोगों में से, ऑडियंस में से, जिनको शायद पहली बार वो फीचर सुनने को ही मिल रहा है कि पार्टी एब्स्ट्रैक्ट की होता है क्या। देखते सभी हैं शायद सॉफ्टवेयर यूज करते हुए, लेकिन शायद यूज नहीं पता है उसका, या कभी उसको एनालाइज नहीं किया है। क्रेडिट वेरिएंस की रिपोर्ट, क्रेडिट कैपिंग सभी करते हैं कहीं ना कहीं, कि पार्टी को टाइम दे दिया ग्रेस पीरियड का, लेकिन वो क्रेडिट वेरिएंस की रिपोर्ट कभी रेफर नहीं करते हैं। बट सर आई अश्योर कि इस टाइम पीरियड के अंदर ये जो टूल्स हैं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो बैंक रिकंसिलेशन सर हमें पता है डे टू डे अभी कितना यूजफुल हो गया और कितना इंपॉर्टेंट हो गया एक बिजनेस में रिकंसाइल करने के लिए। बहुत ही सिंपल से एक स्टेटमेंट है, व्हेन यू रिकंसाइल योर बिजनेस बैंक अकाउंट यू कंपेयर योर इंटरनल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अगेंस्ट द रिकॉर्ड्स प्रोवाइडेड टू यू बाय योर बैंक। कि आपके बिजनेस के जो इंटरनली रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियली रिकॉर्ड्स, जिनको आप कह सकते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर में जो आप एक लेजर चला रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर ना सिर्फ बिजी का कोई भी एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, और उसमें आप एक अपना बिजी बैंक का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, एंट्रीज कर रहे हैं, रिसिप्ट की, पेमेंट्स की, जर्नल्स की, कॉन्ट्रा की। तो उस लेजर में डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है। तो उस लेजर को आपको रिकंसाइल करना है, आपको मैच करना है किसके साथ? उन रिकॉर्ड्स के साथ जो बैंक, आपके बैंक ने एक्चुअली में आपको प्रोवाइड किए हैं स्टेटमेंट के रूप में, मंथली स्टेटमेंट या हाफ ईयरली स्टेटमेंट, क्वार्टरली स्टेटमेंट, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है। क्योंकि अल्टीमेटली सर ट्रांजेक्शन तो वो होती है जो आपके बैंक अकाउंट में हिट करती हैं। तो जो आपकी एक्चुअल बैंक की स्टेटमेंट है उसके साथ आपके सॉफ्टवेयर में जो आप मेंटेन कर रहे हैं बैंक अकाउंट, या आप बुक्स में जो मेंटेन कर रहे हैं बैंक अकाउंट, उसको टैली कराने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है बैंक रिकंसिलेशन। A monthly reconciliation helps you identify any unusual transactions that might be caused by fraud or accounting error, and the practice can also help you spot inefficiencies। बहुत ही सर अच्छी बात कही गई है स्टेटमेंट में कि मंथली रिकंसिलेशन की, एक मंथली बेसिस पे अगर आप रिकंसाइल करते हैं अपने बैंक को, आप टैली करते हैं अपनी बैंक के स्टेटमेंट को अपने बिजनेस के बैंक स्टेटमेंट से, तो ये आपकी हेल्प करता है कि किस वे में आइडेंटिफाई करने में अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, शायद वो ट्रांजेक्शन जो करना जरूरी नहीं था, या जो प्लान नहीं थी, करनी भी नहीं थी, फिर भी कर दी गई हैं अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। और माइट बी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई फ्रॉड हुआ हो आपके साथ, कि आपने तो बुक्स में एंट्री नहीं की है क्योंकि आपने एक्चुअल में ट्रांजेक्शन नहीं की, बट आपके बैंक अकाउंट से कोई फ्रॉड की वजह से वो डिडक्ट हो गया अमाउंट। तो कहीं ना कहीं मैच करने का ये भी बेनिफिट पता लगेगा कि एक्चुअल में बैलेंस मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा है तो उसके क्या रीजंस है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया है मेरे साथ।
या बैंक का बैलेंस तो सर ठीक चल रहा है, लेकिन जो मेरा क्लर्क था, जो मेरा अकाउंटेंट था, उसने तो कहीं कोई फ्रॉड नहीं कर दिया है मेरे साथ अकाउंट्स के अंदर। तो उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन एक अल्टीमेटली टूल है हमारे पास। और अकाउंटिंग एरर्स तो बिल्कुल है सर, कि जो बैंक में एंट्रीज हुई हैं, कोई एंट्रीज बाय मिस्टेकली हमसे स्किप हो गई, नहीं की क्लर्क ने हमारे, या कोई एंट्री एक्स्ट्रा कर दी, कि हमने ट्रांजेक्शन करने के लिए सर परमिशन तो दी थी, लेकिन बैंक में किसी रीजन से वो ट्रांजेक्शन पास आउट नहीं हुई, चेक बाउंस हो गया, लेकिन बुक्स में हमने वो एंट्री बुक कर ली है। ठीक है, कि चेक तो बाउंस हो गया, बैंक में से बैलेंस तो डिडक्ट हुआ नहीं, लेकिन बुक्स में वो एंट्री हमने बुक कर दी है, और हमारे बुक्स के अंदर जो बैंक का लेजर था वो लेस हो गया, अमाउंट लेस हो गया। तो ये हुआ अकाउंटिंग एरर। इन एरर्स को भी रेक्टिफाई करने के लिए, इन एरर्स को भी पकड़ने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन यूजफुल रहता है। और लास्ट आपका है ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपकी हेल्प करती है आपकी इनएफिशिएंसी को स्पॉट करने में। कहीं पर आपकी जो एक कुशलता नहीं निकल के आ रही है, या मतलब एक जो परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रही है काम करने में, जो एक होनी चाहिए एफिशिएंसी, अगर वो आपके सामने आती है तो आप उसको मेक ओवर करते हैं, आप उसको रीस्ट्रक्चर करते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन इसलिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंस से रिलेटेड टूल है, बैंक से रिलेटेड टूल है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक बिजनेस प्रोसेस के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन। इंपॉर्टेंस क्या है बैंक रिकंसिलिएशन की? Regular review of your accounts can help you identify problems before they get out of hand। कि अगर आप रूटीनली अपने अकाउंट्स को रिव्यू कर रहे हैं, अपनी बैंक रिकंसिलिएशन को रिव्यू कर रहे हैं, तो ये उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगा, कि जो प्रॉब्लम आपके हाथ से निकल जाए उससे पहले ही आपको ये बता देगा। कहीं कोई चेक बाउंस हो गया है और वो उसको कोई चार्जेस लगने वाले हैं, तो अगर वो पता कैसे लगेगा अल्टीमेटली, अगर आप बैंक रिकंसाइल नहीं करेंगे तो बैंक रिकंसाइल ऐसी होने वाली प्रॉब्लम्स जो कहीं आपके हाथ से ना निकल जाए या लेट ना हो जाए बहुत ज़्यादा। जैसे हमने बात करी फ्रॉड की, कि फ्रॉड हो गया सर, हुआ था 1 तारीख को, रिकंसाइल कर रहे हैं हम 30 तारीख को मंथ एंड पर, तब हमें पता लग रहा है कि 1 तारीख को इस मंथ में कोई फ्रॉड हुआ था। तो 1 महीने पुरानी बात के लिए अब हम आज कंप्लेन करेंगे तो शायद वो रिस्पॉन्स ना मिले हमें, जो हमें 2 तारीख में रिकंसाइल करने पे मिल जाता। तो इसीलिए कहा गया है कि A regular review of your accounts can help you identify problems before they get out of hand। कि जब तक बात आपके हाथ में है तब तक आप उसको कवर कर सकते हैं, और ये यूज कर सकते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। मेजर जो की पॉइंट्स है इसके हैं: कैच फ्रॉड बिफोर इट्स टू लेट, कि उन कैच फ्रॉड्स को पकड़ना कि कहीं गलती ना हो जाए, बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। प्रिवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, कि जो आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनको रोकने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी अमाउंट को लेके, इन टर्म्स ऑफ मनी अगर हम बात करते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हमारे रिलेशन, बिजनेस में रिलेशंस और एज वेल एज पर्सनल रिलेशंस पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ये उन्हीं सब चीज़ों को रोकने में हमारी हेल्प करता है बैंक रिकंसिलिएशन। अब एक पॉइंट आता है, टाइम आता है कि जब हम ये कहते हैं कि बैंक रिकंसाइल करने का बेस्ट टाइम क्या है, बैंक रिकंसाइल करने का बेस्ट टाइम क्या है। इट्स वाइज टू रिव्यू योर अकाउंट्स एट लीस्ट मंथली। कहा गया है कि सर ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, कि आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी इसको रिकंसाइल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई टाइम पीरियड फिक्स ही किया गया है, लेकिन एटलीस्ट मंथली बेसिस पे तो ये नेसेसरी आप कह लीजिए या मैंडेटरी कह लीजिए, आपके बिजनेस के लिए होना चाहिए या होता है, कि आप मैं मंथली बेसिस पर इसको जरूर रिव्यू करें। फॉर अ हाई वॉल्यूम बिजनेस और सिचुएशंस विद अ हायर रिस्क ऑफ फ्रॉड। जितने बड़े लेवल का एक बिजनेस होता है, जितनी ज़्यादा एक ट्रांजेक्शन्स होती है एक बिजनेस में, वहाँ पर उस सिचुएशन में, उस बिजनेस में फ्रॉड के चांसेस उतने ही ज़्यादा हायर हो जाते हैं। यू मे नीड टू रिकंसाइल योर बैंक ट्रांजेक्शन्स इवन मोर, कि आपको और भी ज़्यादा कंसर्न होके, और भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होके अपनी बैंक की ट्रांजेक्शन्स को रिकंसाइल करना चाहिए। सम कंपनीज रिकंसाइल दियर बैंक अकाउंट्स डेली, जैसा हमने बात करी सर, जहाँ पे हाई वॉल्यूम ऑफ बिजनेस होता है या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे ही ये वही बिजनेस होते हैं जो डेली बेसिस पे अपने अकाउंट्स को रिकंसाइल करते हैं, सो दैट कि जो डेली बेसिस पे गलतियां होने के चांसेस हैं वो डे बेस पे ही हम कैप्चर कर लें, आइडेंटिफाई कर लें, कि कहीं कोई आज गलती से पेमेंट हो तो नहीं, किसी पार्टी को करनी थी 1 हफ्ते बाद या 2 दिन बाद, या प्लान ही नहीं थी, फिर भी पेमेंट हो गई, करनी किसी और पार्टी को थी, हो किसी और पार्टी को गई, या कोई फ्रॉड ना हो गया हो मेरे अकाउंट में, पैसा ट्रांसफर हो गया हो ऑटोमेटिकली। तो जो डे एंड पे हम रिकंसाइल अगर कर लेते हैं, तो हमें डे एंड पे ही पता लग जाती है सिचुएशन, कि सब कुछ कंट्रोल में है या कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हुई है। अब बिजी कैसे हेल्प करेगा, लेट्स सी।
बैंक रिकंसिलेशन फीचर है बिजी में, जो हमें जो टूल है इसको एनालाइज करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, वो मिलेगा डिस्प्ले के अंदर। डायरेक्टली डिस्प्ले मेन्यू में ऑप्शन आ जाएगा आपके पास बैंक रिकंसिलेशन का। और जब आप बैंक रिकंसिलेशन पे जाते हैं तो वहां पे कुछ ये सब फीचर्स या सब टूल्स और आते हैं कि जो आपको अलग अलग तरीके से एनालाइज करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले है शो ऑल एंट्रीज। शो ऑल एंट्रीज कि जहाँ पे बात करते हैं कि वो एंट्रीज चाहे क्लियर हुई है या नहीं हुई है, लेकिन अगर आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दी है तो वो सारी एंट्रीज वहाँ पर रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करेंगी, वहाँ पे शो करेंगी। नेक्स्ट है शो अनक्लियर एंट्रीज। अब अनक्लियर एंट्रीज का क्या कंसेप्ट है वहाँ पर? अनक्लियर एंट्रीज और दो फीचर्स हैं, वो भी एक बार हम स्क्रीन पे ले आते हैं। शो क्लियर एंट्रीज एंड रिकंसाइल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं अनक्लियर और क्लियर के अंदर क्या डिफरेंस है। आपने कोई चेक इशू किया किसी पार्टी को और वो चेक पार्टी ने लगाया 1 वीक के बाद। अब बुक्स में तो सर आपके आज ही बैंक का बैलेंस जो है वो लेस हो गया, क्योंकि बुक्स में आपने क्रेडिट कर दिया बैंक लेजर को आज की डेट में ही, पार्टी को डेबिट कर दिया और चेक इशू कर दिया आपने। लेकिन एक्चुअल जो बैंक का लेजर है, जो बैंक की स्टेटमेंट है, जो बैंक का अकाउंट है, वो बैलेंस कब लेस करेगा? जिस दिन पार्टी चेक लगाएगी, और माइट भी चांसेस कि चेक लगाने के भी 2 दिन या 3 दिन के बाद वो चेक क्लियर होगा। तो अल्टीमेटली एक फ्यूचर डेट हो गई कि जब वो चेक क्लियर होगा और एक्चुअल आपका बैंक का बैलेंस लेस होगा। तो उस टाइम पीरियड को ही हम बोलते हैं अनक्लियर्ड या अनक्लियर टाइम पीरियड, कि जब एक एंट्री आपने बुक्स में तो रजिस्टर्ड कर दी, बुक्स में तो ऐड कर दी, लेकिन एक्चुअल में बैलेंस लेस नहीं हुआ था। तो जब तक बैलेंस लेस नहीं होता है तब तक वो एंट्री रहती है अनक्लियर, कि अभी वो एंट्री क्लियर नहीं हुई है। और जिस दिन भी आपके पास स्टेटमेंट में ये नोटिफिकेशन आता है, आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है कि वो चेक आपका क्लियर हो गया है, पेमेंट लेस हो गई है, उस दिन आपको उस अनक्लियर एंट्री को क्लियर करना होता है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, सो दैट बिजी ये एनालाइज कर सके कि ये चेक आपके एक्चुअल में क्लियर हो गए हैं और इस चेक का जो अमाउंट था वो अब आपका मैच हो जाना चाहिए एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट के साथ। और क्लियर एंट्रीज एक ऑप्शन है जैसे शो क्लियर एंट्रीज, सिर्फ वही एंट्रीज दिखाएगा जिन एंट्रीज को आपने अलाउ किया है, आपने क्लियर किया है मैनुअली, कि ये एंट्रीज हाँ मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गई हैं या मेरे अकाउंट में प्लस हो गई हैं, ऐड हो गई। किसी का चेक आया था वो आपने रिसिप्ट कर दी, अब पेमेंट आपके पास आई, आपने रिसिप्ट ऐड करी तो आपने बैंक का अकाउंट डेबिट कर दिया। अब बुक्स में तो बात करते हैं अगर सॉफ्टवेयर में, तो बैंक का बैलेंस प्लस हो गया। लेकिन चेक आपने डिपॉजिट कराया बैंक में, इवन सेम डे ही लगा दिया चेक आपने, तब भी चांसेस है कि वो 1 दिन 2 दिन ले जाएगा क्लियर होने में। तो आपका जो बैंक का बैलेंस है वो तो 2 दिन बाद प्लस होगा, लेकिन बैंक जो बिजी के अंदर, जो सॉफ्टवेयर के अंदर आपका लेजर चल रहा है, वो आपका आज ही प्लस हो गया। तो जो एंट्रीज आपने मैनुअली क्लियर कर दी हैं वो एंट्री शो करेंगे शो क्लियर एंट्रीज में। एंड लास्ट उसमें एक टूल आता है हमारे पास, रिकंसाइल स्टेटमेंट। एक सिंगल रिपोर्ट है जो आपको ये बताती है कि कितना आपका बैंक का बैलेंस है एक्चुअल, और कितना आपका बिजी सॉफ्टवेयर में जो लेजर चल रहा है उसका बैलेंस है। और अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस आ रहा है, कि आप कह रहे हैं कि एक्चुअल बैंक का बैलेंस आ रहा है 50,000 और बिजी में आ रहा है 20,000, तो जो बचा हुआ 30,000 है उसका रीजन क्या है? कहीं उसका रीजन ऐसा तो नहीं है कि किसी पार्टी का चेक आ चुका है और आपने बिजी में एंट्री नहीं करी, या आपने चेक किसी को इशू तो कर दिया या वो क्लियर नहीं हो किया आपने बिजी में, एक्चुअल में तो क्लियर हो गया बैंक में, बिजी में क्लियर नहीं किया। तो वहां पे ये दोनों चीजें भी आपको देखने को मिल जाएंगी इस रिपोर्ट के अंदर एनालाइज करने के लिए, कि कितना अमाउंट ऐसा है जो अभी तक आपने इशू तो कर दिया है, पेमेंट तो कर दिया है, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। कितना अमाउंट ऐसा है जो आपको रिसीव हो गया है लेकिन वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस में है। तो अगर सबका टोटल मिला करके आपका बैंक के बैलेंस के साथ टैली हो जाता है, मैच हो जाता है, दैट मीन्स कि आपकी बैंक रिकंसिलेशन परफेक्टली काम कर रही है, आपके अकाउंट्स में कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। तो एट द डे एंड हमें यही करना होता है कि हमारा इशू वाला पैसा और रिसीव वाला पैसा और प्लस आपका जो बिजी में बैंक का लेजर है, इन तीनों को एडजस्ट करने के बाद, टोटल करने के, सम अप करने के बाद मैच हो जाना चाहिए एक्चुअल बैंक बैलेंस के साथ आपकी बैंक रिकंसिलेशन। तो ओवरऑल ये आज का एक वेबिनार था। होपफुली, आई होप कि सभी के लिए फ्रूटफुल रहा होगा, और मैं इस आई एम एबल टू कि आप लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएंगे इस टाइम सिचुएशन के अंदर, पैंडेमिक के अंदर। एंड
Now it's time to closing this session. So before the closing this session, I would like to call Pankaj sir. So Pankaj sir, I request you please join the session. थैंक यू विशाल फॉर अ वंडरफुल सेशन। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया, और एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ जो आपने बताया। एक आपने प्रॉफिट रिपोर्ट बताया, जो वेरियस वेरियस पैरामीटर से प्रॉफिट रिपोर्ट जो है ना, आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं। बिल वाइज, जो एक बिल जो आपने एक सेल किया, उस पूरे बिल में कितना प्रॉफिट हुआ। आप कहते हैं एक पार्टी आइटम वाइज, जो एक आइटम जो आप बेच रहे हैं, इस पीरियड में उस आइटम से कितना प्रॉफिट हुआ। आपने कहा एक पार्टी वाइज, जो जिस पार्टी को आप बिल कर रहे हैं, उस पार्टी से आपने कितना कमाया, उस पार्टी से कितना प्रॉफिट हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं इस केस में। हमारा जो एक्सटर्नल एक्सपेंस वगैरह होता है, रेंट वेंट का, उसको छोड़ के ग्रॉस प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं। साथ में आपने कहा एक ब्रांड से कितना हुआ पैरामीटर वाइज। आपने कहा एक सीरियल नंबर से, है तो आइटम एक ही मोबाइल ही है, लेकिन एक मोबाइल के एक सीरियल नंबर से कितना हुआ, ताकि आपको डिसीजन ले सके जिस पर कितना सर्विस देना है, कितना क्या करना है। तो सीरियल नंबर वाइज कितना हुआ, एक गोडाउन से कितना हो रहा है, एक जो आपका मटेरियल सेंटर है, मटेरियल हब है, उस गोडाउन से कितना हुआ, ये आपने बताया। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया। साथ में आपने ये भी समझाया जो स्टॉक एजिंग जो है वो कैसे करें, उसको कैसे बेनिफिट हो सकता है, तो वो भी बड़ा अच्छे तरीके से समझाया। जो कितने दिन का है फिर तो बेचते स्टॉक एजिंग हो जाएगा। आपने कहा जो आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, जो आउटस्टैंडिंग है वो कितने कितने दिन से कितने पैसे किस किस के पास में रुके पड़े पड़े हुए हैं, उसको रिमाइंडर कैसे भेज सकते हैं, उसको जो है। हेलो, एक बार म्यूट कर दीजिए इनको। रिमाइंडर भेज सकते हैं। आप सबको पता है जो आजकल सारा डिजिटल से ही हो रहा है, फिजिकल तो बहुत ही कम प्रेफर कर रहे हैं, करनी भी नहीं चाहिए पैंडेमिक में। तो कैसे आप मदद कर सकते हैं। हमारा एक बिजी का ऐप है BNS, उसको आप ना ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करवाएं, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। SMS करने में पैसे लगते हैं, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, और बहुत ज़्यादा सेटिंग करने की भी जरूरत नहीं होती है। जब भी रजिस्टर मोबाइल करते हैं उसमें OTP मांगता है, OTP दे दीजिए, दैट्स इट। और आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, आपको उस केस में अपडेट्स मिलते रहेंगे। किसी से लेजर मंगवाना है और वो पार्टी बिजी यूज कर रहा है, तो आपको उस पर लेजर भेज देगा। सेम जैसे व्हाट्सएप होता है उसी टाइप के हैं, सारे नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे, उसमें आपको बिल्स मिल जाएंगे। तो आपने बताया था जो जो रिमाइंडर्स हैं, लेजर्स हैं, ये सब आप उससे भेज सकते हैं। आपने एक क्रेडिट कैपिंग की बात की थी, तो क्रेडिट लिमिट वेरिएंस जो है वो भी है, जो इस पार्टी का क्रेडिट लिमिट सेट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज और इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। आप कहते हैं लेट से एक पार्टी को 2 लाख रुपए उधार देने हैं, पूरे 2 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, और 21 दिन से ज्यादा जो है कोई बिल होल्डर नहीं होना चाहिए। दोनों आप क्रेडिट जो है कैपिंग कर सकते हैं क्रेडिट वेरिएंस रिपोर्ट में। और आपने फिर बताया पार्टी एब्स्ट्रैक्ट। जो पार्टी एब्स्ट्रैक्ट लेजर है, बेसिकली दैट इज द डैशबोर्ड ऑफ द पार्टी। अब जैसे ही पार्टी एब्स्ट्रैक्ट जो है MIS में जाके अब पार्टी एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, 2 रिपोर्ट है सर, एक लेजर एब्स्ट्रैक्ट है, एक पार्टी एब्स्ट्रैक्ट है। तो लेजर एब्स्ट्रैक्ट भी बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है, वो भी देखिए, और एक पार्टी एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट है, उस केस में आपको बता देगा जो आपको किसका एब्स्ट्रैक्ट देखना है, कस्टमर का देखना है या वेंडर का देखना है। तो लेट्स सी आपने कहा कस्टमर का देखना है, तो कस्टमर में आ जाएगा, आपने कस्टमर से जो है 50 बिल किए, नंबर ऑफ बिल, टोटल बिल 50 किए, और आपका जो है इतने अमाउंट का बिल सेल हुआ। और उसके बाद में ये जो एवरेज है, एवरेज आउटस्टैंडिंग इतना रहता है, लेट्स से 10,000 एवरेज आउटस्टैंडिंग रहता है। और इसका जो आउटस्टैंडिंग है, इसके पास में एवरेज नंबर ऑफ डेज भी आपको वो मिल जाएगा, इतना दिन का एवरेज है इसके पास से। तो आपने सारे पार्टी का देख लेंगे, तो उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा जो कहाँ पे हम इसको ज्यादा से ज्यादा बात कर सकते हैं उनसे, और उनको ना रिमाइंडर्स दे सकते हैं। सारा सारा का सारा एक लिंक है, एक दूसरे से लिंक है। उसके बाद में आप उन्होंने बताया बैंक रिकन्सिलेशन। बैंक रिकन्सिलेशन से आप ना बिल्कुल इंटरनल को मजबूत कर सकते हैं। बैंक में कब पैसे आया, कब गया, कब विड्रॉ हुआ, और कब आपने NEFT किया, इस सब के रिकन्सिलेशन जो होता है वो एज पर बैंक बुक और एज पर योर ऑन बुक। तो एज पर बैंक लेजर और एज पर योर ऑन बुक, इसको मैच करते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन को कहते हैं। इसके साथ में ये हमारा सीरीज ऑफ इवेंट है, और हम जो है एवरी वीक में
एवरी वीक जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। और आप जितना हो सके आपके जो भी नोन है बिजी के जानकार हैं, एक एक टॉपिक्स पे हम आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक था कि इस पेंडेमिक में हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्या हम ऐसा करना चाहिए, फीचर्स को, बिजी के फीचर्स को यूज करना चाहिए जिससे हमारे जो है एक डिसीजन जो है मेकिंग जो है वो बढ़ जाए, डिसीजन पावर जो है वो जो है अच्छा हो जाए, और एक ना शार्पनेस हो जाए, जिससे हम अपने बिजनेस को एक बड़े अच्छे ढंग से आगे लेके जाएं। क्योंकि अभी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आपके पास में टाइम का लिमिटेशन होता है, इस केस में आगे इसको कैसे फॉरवर्ड करें। तो ये हमारा था। और साथ में आप तो ना हमें थोड़ा सा फीडबैक दीजिए, क्या ये हम सेशन रेगुलरली करें, एक एक नए नए और बढ़िया बढ़िया फीचर टॉपिक जो है अभी हमें सजेस्ट कीजिए, उसको करके हमें मेल कीजिए, उस बिहाफ पे हम उसको सिलेक्शन करके आपको बताएंगे। एक बार ये भी हमें आप एक रिव्यू दीजिएगा। चाहे तो आप हमें अनम्यूट करके भी दे सकते हैं, और नहीं तो हमें मैसेज करके भी दे सकते हैं। Thank you, Pankaj sir, for some of my presentation and सभी रिस्पेक्टेड डेलीगेट्स के साथ मेरा एक रिक्वेस्ट है, जैसे सर ने कहा कि सर हमें एक आप लोगों से एक फीडबैक तो चाहिए ही, और जानना बिल्कुल चाहेंगे हम लोग कि एक जो थॉट प्रोसेस है हमारा कि हम एक सीरीज ऑफ इवेंट कर रहे हैं यहाँ पे कंडक्ट, वो किस हद तक हमारे लिए बेनिफिशियल रहती है आगे, और हम किस किस टॉपिक पे चाहेंगे कि ये सीरीज ऑफ इवेंट आगे चले, और प्रेजेंटेशन कैसी लगी आपको, वो जरूर जिस भी मोड में आपके पास इस सीरीज का ज्वाइन करने का जो भी एक प्रोसेस था वो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंची, आप उसी मोड से रिवर्ट कर सकते हैं। आई मेक श्योर कि आप सभी के पास ईमेल्स आए होंगे प्रॉपर ज्वाइन करने के लिए सेशंस को, तो आप ईमेल पे भी अपने रिवर्ट्स कर सकते हैं जो भी आपको फीचर्स ऐसे लगते हैं, या जो आपके वीक एरियाज आपको लगते हैं आपके बिजनेस प्रोसेस में, जहां पर लगता है कि बिजी आपकी हेल्प कर सकता है या हमें आपको और ज्यादा एक्सप्लोर करके बिजी को प्रेजेंट करना चाहिए वहां पर, तो डेफिनेटली हम उन सभी चीज़ों के साथ आएंगे और आप लोगों के साथ उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान अब अगर किसी के भी कोई क्वेरीज ऐसी रह गई हैं फीचर्स को यूज़ करने में, या कैसे होगा ये चीज़, या कैसे करी जाएगी बिजी में, तो आप मेल पे भी सपोर्ट ले सकते हैं सर, support@busy.in। केतन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार चैट बॉक्स में सपोर्ट के ईमेल्स एंड नंबर शेयर कर दीजिए सबके साथ, और जो मेल्स में आपके पास रिव्यू लिंक्स आए हैं ज्वाइन करने के लिए सेशंस को, उन मेल्स पर भी आप अपनी क्वेरीज को डिस्कस हमसे कर सकते हैं। सो आई होप कि सर आज का जो सेशन है सभी के लिए फ्रूटफुल रहा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू सो मच।